तो हमने यहाँ पे बात की थी थिक्सोट्रॉपी की, ठीक है, कि थिक्सोट्रॉपी बेसिकली क्या चीज़ है। जब मोल्डिंग और रीमोल्डिंग होती है तो उसमें सॉइल पार्टिकल जो है ना वो अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो ऑल्दो वो गेन कर लेता है टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो काफ़ी हद तक लूज़ कर लेता है। ठीक है, तो इस फिनोमेना को बेसिकली कहते हैं हम थिक्सोट्रॉपी। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि द वॉल्यूम शुड बी देयर शुड बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है, कि नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द वाटर कंटेंट। सॉरी, वाटर कंटेंट सेम रहेगा बिफोर मोल्डिंग एंड आफ्टर मोल्डिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका मोल्डिंग और रिमोल्डिंग से जो आपकी स्ट्रेंथ लूज होती है सॉइल में उसको हम कहते हैं थिक्सोट्रॉफी। कीपिंग इन माइंड के जो वाटर कंटेंट का वॉल्यूम होगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं कंसोलिडेटेड एंड स्वेलिंग में क्या चीज़ है। व्हेन अ कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड टू सॉइल mass, a decrease in its volume takes place. The decrease in the volume of the soil mass under stress is known as compression, and the property of the soil mass pertaining to its susceptibility to decrease in volume under pressure is known as the compressibility. जैसे कि हमने पहले भी compressibility के बारे में हाइड्रोलिक्स में भी पढ़ा था कि बेसिकली compressibility जो है इट्स द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं फिर से ये पढ़ के सुनाता हूँ। व्हेन कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड टू द सॉइल मास, अ डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम टेक्स प्लेस। ठीक है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द compressive load. अब compressibility तो हमें पता चल गया है। What is consolidation? It is basically the removal of the water voids, और compaction क्या होती है? It is the removal of the air voids. हम आगे जाते हैं। When a compressive load is applied to the soil mass, a decrease in its volume takes place. The decrease in the volume of the soil mass under stress is known as the compression, and the property of the soil mass pertaining to its susceptibility to decrease in volume under pressure is known as the compressibility. Compressibility का भी आपको पता चल गया। अच्छा, नीचे क्या लिखा हुआ है? According to Tarzaghi, every process involving a decrease in the water content of a saturated soil without replacement of the water by air is called the process of consolidation. वही बात की removal of the water void फिर से बताता हूँ। अच्छा, ये तर्जागी ने ये काम किया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू तर्जागी बोला हुआ है। According to Tarzaghi, every process involving a decrease in the water content of the saturated soil without the replacement of the water by air is called the process of the consolidation. The opposite process is called a process of swelling. अच्छा, याद रखो ये MCQ आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, MCQ क्या है? MCQ ये है कि which is the opposite process of consolidation. It's basically the swelling. ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली? इसमें ये है कि it involves the increase in the water content due to the increase in the volume of the voids. Due to the increase in the volume of the voids. ठीक है, consolidation आपका removal of the voids है, swelling of the addition of the water voids है। सिंपल इस तरह याद कर लें। और ज़ाहिर बात है, आप मुझे एक बात बताएं, जब आपका डिक्रीज इन वॉल्यूम, जब आपका डिक्रीज इन वाटर वॉइड्स होगा, उससे क्या होगा कि उसकी वजह से आपका कंसोलिडेशन में कॉम्पैक्शन टाइप होगी, और जो स्वेलिंग होगी उसमें एक्सपेंशन होगी। एक्सपेंशन मीन्स दैट इट इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे यहाँ पे बेसिकली फेजेस ऑफ सॉइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर हमसे पूछे जाते हैं MCQs में। सो दे आर बेसिकली 3 फेजेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये कौन से हैं? ये है सॉइल मैश इज अ 3 फेज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द सॉइल सॉलिड पार्टिकल्स। एक सॉलिड पार्टिकल्स है आपका जिसमें आपकी सॉइल सिर्फ सॉइल ग्रेन्स होती हैं, एक वाटर होता है और एक एयर होता है। ठीक है, एज शोन इन फिगर नंबर 11.1, द टोटल वॉल्यूम of the soil mass consists of the volume of the air, volume of the water and volume of the solid. एक सेकेंड, इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक कॉमन सेंस वाली बात है आफाक। अगर आपसे मैं कहूँ कि इसका जो टोटल वो है, क्या कहते हैं इसे, टोटल वॉल्यूम है, तो वो क्या होगा इसका? तो जाहिर बात है हम कहेंगे कि यार टोटल वॉल्यूम ही होता है। उसमें आप क्या करोगे? एयर को भी ऐड करोगे, वाटर को भी ऐड करोगे, सॉलिड को भी ऐड करोगे। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ऑल दो, ठीक है, इसमें क्या लिखा है? द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल
कंसिस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। इसका मतलब ये है कि वी टोटल आपका क्या इक्वल है, वी टोटल आपका है वी ए प्लस वी डब्ल्यू प्लस वी एस। ठीक है, जिसमें ए आपका वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया, वी डब्ल्यू आपका वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया, और वी एस आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। अब नीचे क्या लिखा हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ द वाटर वी डब्ल्यू एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, अच्छा हो गया ये। द वॉल्यूम ऑफ द voids is therefore equal to the volume of the air plus the volume of the water. Since the weight of the air since the weight of the air WA is considered to be negligible, therefore the weight of the voids WV is equal to the weight of the water. सिंपल बात है। ये कह रहा है बेसिकली कि आपका W टोटल जो है वो आपका किसके इक्वल है, वो आपका ज़ाहिर बात सबको आप ऐड करोगे, आप कहोगे कि WA प्लस डब्ल्यू वाटर, जिसमें डब्ल्यू डब्ल्यू आता है, और एक वॉल्यूम वेट ऑफ द सॉलिड ग्रेन्स। ठीक है, ये आपका हो गया वेट ऑफ द टोटल वेट। अब ये कह रहा है कि क्योंकि टोटल वेट जो है एयर का तो हमेशा निग्लेजिबल होता है, तो हम इसको काट देंगे, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। क्योंकि एस इज क्योंकि ए इज ऑल एयर जो है वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल वेट का है, तो हम कहेंगे कि टोटल वेट जो है वो बेसिकली वाटर, वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड है। ठीक है, हम नीचे आते हैं। नीचे क्या इसमें लिखा हुआ है, इसमें कह रहे हैं कि ये तो समझ आ गई आपको। द वेट ऑफ द सॉलिड इज the weight of the solid is represented by W, which is evidently equal to the dry weight of the soil sample. The total weight W of the soil mass is therefore equal to WS plus W जो मैंने आपको बात बताई थी। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। नीचे क्या चीज़ है, नीचे कह रहा है कि वाटर कंटेंट क्या चीज़ है। वाटर कंटेंट बेसिकली इसमें हमने जो है ना कुछ चीज़ें देखनी है, और उसमें मैं आपको एक रिदम बताऊंगा, उस रिदम से अगर आप याद करोगे तो आपको ये जल्दी याद आ जाएगा। ठीक है, अच्छा वाटर कंटेंट बेसिकली क्या चीज़ है, वाटर कंटेंट है बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ द वाटर टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब आपके पास वेट कौन सा रह गया है, सॉलिड का रह गया है, तो वेट ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉलिड इज इक्वल्स टू बेसिकली अब क्या चीज़ है, वाटर कंटेंट है। ठीक है, इसको मैंने बेसिकली हाईलाइट किया है। ये मैंने क्यों हाईलाइट की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एमसीक्यू में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, और इट मीन्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, राइट। तो अब हम आते हैं कि ये बेसिकली चल क्या रहा है। इसमें पहले तो हमें पता चल गया कि जो वाटर कंटेंट है वो क्या चीज़ है। ठीक है, वाटर कंटेंट जो है वो बेसिकली है आपका, ठीक है, बेसिकली वाटर कंटेंट क्या चीज़ है आपका, वाटर कंटेंट है आपका वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये आपका है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब बात ये आती है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेसिकली, वो मैं ये कह रहा है कि अच्छा नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपके पास अच्छा ऑफ अच्छा ठीक है। अब इसमें ये चीज़ आती है कि आपको जैसे कि पता है कि एक तो हमारे पास सिंपल आप फार्मूला लिख लोगे कि वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड मतलब ग्रेन्स जो होते हैं सॉइल के, ठीक है, डिवाइडेड बाय नहीं सॉरी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड ग्रेन्स। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा फिर से लिख देते हैं थोड़ा सा। तो हमने क्या लिखना है यहाँ पे, बेसिकली हमें यहाँ पे लिखना है कि वेट वाटर कंटेंट जो है स्मॉल w विच इज़ इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब मैं आपको बात बताता हूँ। वेट ऑफ द वॉइड हमने पहले नहीं, वेट ऑफ द वाटर सॉरी, तो वेट हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू टी जो है टोटल वेट किसके इक्वल है, वो डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू की इक्वल है। ठीक है,
तो आप मुझे एक बात बताओ कि डब्ल्यू डब्ल्यू को हम इस तरह लिख सकते हैं कि डब्ल्यू टी या डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू सिर्फ माइनस, ठीक है, माइनस क्या लिखें इसको हम इसको लिखते डब्ल्यू एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है। मतलब हम इसकी जगह डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं कि डब्ल्यू, नहीं सॉरी यार, क्योंकि वो डब्ल्यू टी कैपिटल वो है ना, तो डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एस। तो ये आपका बेसिकली हो गया एक दूसरा फार्मूला। फिर इसका एक तीसरा फार्मूला, अच्छा एक तो चीज़ आप हमेशा याद रखो, ये चीज़ लिखी हुई है, बिल्कुल यही लिखी हुई है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। अब बात ये आती है कि एक और फार्मूला भी आगे लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो याद रखो कि हम इसको इंटू 100 लिखते हैं, और हम हमेशा वाटर कंटेंट को जो है ना हम परसेंटेज में लिखते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड कीप इन माइंड। उसके बाद क्या चीज़ है कि आपको मैं अगर ये कहूँ कि इस फॉर्म को इसने ऐसे में कैसे लिख दिया है, तो इसका बड़ा सिंपल है। आपने इसमें ये करना है कि आपको दोनों को डिनोमिनेटर को लिख लेना ऐसे, माइनस डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू एस इंटू 100, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, तो डब्ल्यू टी, डब्ल्यू यहाँ पे सिर्फ स्मॉल डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू टोटल को, तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू एस माइनस 1 इंटू 100 हो गया आपका, ठीक है। उसको परसेंटेज में लिखोगे। अब हम नेक्स्ट में आते हैं कि नेक्स्ट क्या चीज़ है। बेसिकली नेक्स्ट कह रहा है ये हमें कि इसी चीज़ को आप मैसेज में भी लिख सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वेट्स कॉरिस्पॉन्डिंग मैसेज आर नोन, देन वाटर कंटेंट क्या होगा, आप डब्ल्यू की जगह सारा एम लिख दो, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, मैस ऑफ वाटर कंटेंट क्या चीज़ होगी विद रिस्पेक्ट टू मैस, वो होगी मैस, ठीक है, सॉरी वो बराबर है, अच्छा, मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉलिड इनटू 100। फिर उसी तरीके से अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने पहले उसमें वेट के साथ किया है। अच्छा नीचे क्या लिखी कि डेंसिटी ऑफ द सॉइल क्या चीज़ है, द डेंसिटी ऑफ द सॉइल में बी डिफाइंड इन द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। दो किस्म की डेंसिटी है फाक, एक है बल्क डेंसिटी, एक है ड्राई डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी और मॉइस्ट डेंसिटी क्या चीज़ है, वो एक नॉर्मल डेंसिटी है, याद रखो हमेशा। बल्क डेंसिटी और मॉडुलस सॉरी मॉइस्ट डेंसिटी, ठीक है। बल्क डेंसिटी या मॉइस्ट डेंसिटी एक ही चीज़ है। आपको बोले कि बल्क डेंसिटी फाइंड करो, तो आप सिंपल करोगे मैस बाय वॉल्यूम कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल मैस ऑफ द सॉइल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वही सिंपल बात है, ठीक है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन केजी पर मीटर क्यूब, केजी मतलब मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका डेंसिटी ये किस चीज़ का है, ये है आपका डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस बाय वॉल्यूम। अब याद रखो कि इसमें एक और चीज़ है जो यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, ठीक है। एक है आपका बल्क डेंसिटी और मॉइस्ट डेंसिटी, जो कि है आपका टोटल मैस ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। एक है आपके पास कि ड्राई डेंसिटी, जो कि नीचे लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ड्राई डेंसिटी में आपको सिंपल बात है, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द रेशियो ऑफ द मैस ऑफ द सॉलिड्स टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरह इसको याद करना है कि पहले जो है ना, एक सेकंड मैं इसको नीचे लिखता हूँ कि नीचे क्या है, हाँ इसमें एक और चीज़ है, वो है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। तीन चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। एक है बल्क डेंसिटी और मॉइस्ट डेंसिटी, ये वही चीज़ें जो सिंपल आप पढ़ते आ रहे हो, मैस बाय वॉल्यूम। एक है ड्राई डेंसिटी, ठीक है। एक है फिर डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। इन तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। अब मैं आपको इधर बताता हूँ क्या सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। पहले तो आपको याद रखना है कि बल्क डेंसिटी वही है जो पुराना है, मैस बाय वॉल्यूम कर लो, ठीक है। टोटल मैस ऑफ द सॉलिड्स, सॉरी टोटल मैस ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। दूसरी केस में क्या आ रहा है, ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी इज बेसिकली द टोटल, नहीं सॉरी, द मैस ऑफ द सॉलिड्स सॉलिड्स ठीक है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ये आपका हो गया ड्राई डेंसिटी। इसमें अगर आप ये नोट करें कि इसमें सॉलिड की बात की गई है, उधर टोटल मैस की थी, मतलब कि यू हैव सब्ट्रैक्टेड एक्चुअली द वाटर कंटेंट फ्रॉम देम,
बस ड्राई डेंसिटी, सिंपल बात है। तीसरा क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सॉलिड्स एम एस टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, मतलब सिर्फ सॉलिड का वॉल्यूम। आपने ऊपर थ्री फेजेस उसमें पढ़ा था। लेट सपोज ये आपका एक सॉइल सैंपल है जो ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ। उसमें अगर आप ये नोट करें कि अगर आपसे मैं पूछूं कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड क्या है, तो आप क्या करोगे? आप इसमें डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में क्या करोगे कि आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। अब मैथ तो वैसे भी नहीं है उसका एयर का, तो एयर भी आप ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ रह गई है कि इसमें आपके पास रह गया है सिर्फ मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। आपको ये रिमूव करना है क्योंकि उसमें सब कुछ जो है मास, वो लिखो डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड में तो मास भी आ जाता है, वॉल्यूम भी सॉलिड का सिर्फ आ जाता है। तो उसमें आप क्या करोगे, ये दोनों लिखो। अब इसमें मैं बताता हूँ इसको याद कैसे करना है। इसको याद अफा कैसे करना है, सिंपल बात है। इसको ऐसा करना है आपको कि इसमें एक चीज़ सिमिलर है। एक है, पहले है बल्क डेंसिटी आपके पास, ठीक है, बल्क डेंसिटी और मॉइस्ट डेंसिटी। मॉइस्ट डेंसिटी का मतलब इसमें वाटर है, वो आपका सिंपल है मास बाय वॉल्यूम। दूसरा है आपके पास ड्राई डेंसिटी, ठीक है, ड्राई डेंसिटी। अब ड्राई डेंसिटी क्या चीज़ थी, वो हमने ये कहा था कि वो बेसिकली मास ऑफ सॉलिड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, ठीक है। आप सिर्फ मास के अंदर एस लगाओगे, मतलब कि पहले में आपने एम डिवाइडेड बाय वी किया, दूसरे में आपने एम एस डिवाइडेड बाय वी किया, तीसरे में आप दोनों में ले लोगे एस। गुड पॉइंट, बस ये चीज़ है, ये याद करनी है कि डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में क्या है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में आपका क्या होगा कि आप दोनों साइड पे एस लगा दोगे, एम एस डिवाइडेड बाई वी एस। तो ये आपके पास आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। अब हम नीचे आते हैं कि नीचे क्या चीज़ है। नीचे ये लिखा हुआ है कि सैचुरेटेड डेंसिटी, when the soil mass is saturated, its bulk density is called saturated density, ठीक है। इसमें क्या है कि एम सेचुरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, mass of saturated, when the soil, it is the ratio of the total mass of the fully saturated soil to the total volume of the soil। सिंपल बात है कि वो सॉइल जो कि फुली सेचुरेटेड हो, ठीक है, मतलब जो सेचुरेट जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो, उसका मैस आप ले लोगे। अब देखो ऊपर हमने सारे एम एस लिए थे, सॉलिड्स के लिए थे, तो मतलब जस्ट रिमूव दैट ग्रुप, यू आर नाउ इनटू द वाटर ग्रुप, ये समझ लो, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो डी ई और नीचे शायद एफ पी हो, लेट मी सी, एफ नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये जो दो है ना, सेचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज और बियॉन्ड डेंसिटी, ये आपस में मिलते जुलते हैं मेरे ख्याल में। लेट मी सी अगेन एंड वी शुड डिस्कस देन दिस देन, ठीक है। तो पहला इसमें क्या है कि वो है सेचुरेटेड डेंसिटी। सेचुरेटेड डेंसिटी क्या चीज़ है कि मैंने टोटल मास इज सेचुरेटेड, its bulk density is called saturated density. It is the ratio of the total mass of the fully saturated soil to the total volume of the soil. Mathematically क्या है कि density के saturated density is equals to the m saturated divided by volume। फिर से बताता हूँ कि इसमें आप क्या करोगे कि आप वो मैस, वो सॉइल मैस लोगे जो कि सेचुरेटेड होगा, ठीक है, मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होगा, जो भरा होगा पानी से, और उसको आप डिवाइड करोगे टोटल मैस से, ठीक है। इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये आपका एक सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, और ये आपका वाटर टेबल है, सॉरी, ये आपका वाटर टेबल है। तो आप ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये आपका फुली सेचुरेटेड है,
तो आप क्या करोगे कि आप इस पार्ट का मैस लोगे, मैस सेचुरेटेड डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल पार्टिकल। तो टोटल मैस, वो टोटल वॉल्यूम ले लेंगे उसका, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेचुरेटेड डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रो सेचुरेटेड। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट है सबमर्ज्ड और बियॉन्ड डेंसिटी। क्या चीज़ है सबमर्ज और बियॉन्ड डेंसिटी है, बेसिकली इसको हम रो सबसे रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ द सबमर्ज मैस ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या चीज़ है बेसिकली, कि ये है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द सबमर्ज्ड मैस ऑफ द सॉलिड solids soil solids ms submerged to the total volume of the v of the soil। ठीक है, अब ये बेसिकली ये चीज़ कह रहा है, ये सिंपल बात ये है कि ये कह रहा है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द सबमर्ज्ड मैस ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। सिंपल बात है, ये एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, दो केसेस हैं। इसमें भी आपका सॉइल पार्टिकल ये पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें भी सेचुरेटेड में पड़ा हुआ है। सेचुरेटेड में आप क्या करोगे कि आप रो सेचुरेटेड में ऐसा करोगे, आप लोगे बेसिकली ये पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आप लोगे तो ये आ जाएगा एम सेचुरेटेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये आपके पास आ गया सेचुरेटेड डेंसिटी। दूसरी डेंसिटी जो है वो है आपका सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी या बियॉन्ड डेंसिटी, बियॉन्ड सबमर्ज डेंसिटी एक ही चीज़ है। उसको आप क्या करोगे, उसमें आप फ़र्क ये करोगे, जो आपका सबमर्ज पार्ट है ना, ये पार्ट आपका वाटर में सबमर्ज्ड है। इट इज़ द रेशियो ऑफ सबमर्ज मैस ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, सॉलिड्स सॉइल। ठीक है, जो आपका सॉलिड पार्ट है ना सॉइल का, सबमर्ज्ड पार्ट है विच इज़ बीइंग सबमर्ज्ड। ठीक है, वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बाकी सिंपल है। नीचे क्या लिखा हुआ है, द सबमर्ज्ड डेंसिटी और द बियॉन्ड डेंसिटी इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एज। ये कह रहा है कि सिंपल बात है, क्योंकि इन दोनों में जो फ़र्क है ना, ये सेचुरेटेड और सबमर्ज्ड में, वो बेसिकली वाटर का है। मतलब कि जैसे कि अगर आप सबमर्ज्ड के साथ वाटर ऐड कर दोगे तो आपके पास डेंसिटी सेचुरेटेड आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम डिफरेंट तरीके से लिखे, इसमें तो माइनस के साथ लिखा हुआ है, अगर इसको हम ऐड करें तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे डेंसिटी सबमर्ज्ड प्लस वाटर कंटेंट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, या डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, आपके पास क्या आ जाएगा, सेचुरेटेड डेंसिटी सेचुरेटेड। अच्छा, नीचे एक सिंपल चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको पता ही होगी कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है बेसिकली। ठीक है, और जो है ना ये होती है डेंसिटी ऑफ द वाटर, कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है 1000 क्यूब, नहीं सॉरी 1000 मीटर क्यूब पर 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब नेक्स्ट में हम आते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, बेसिकली देखो यूनिट वेट ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि हमें आने आते ही भी है काफ़ी जगह, ये बहुत ज़्यादा आते हैं कि यूनिट वेट ऑफ द सॉइल मैस क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि यूनिट मैस क्या चीज़ है, उसमें थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ईजी रहे आपको। ठीक है, unit weight of soil mass in the similar way as discussed above. The unit weight of the soil mass may be of the following types. By replacing m to w, the unit weight is expressed in newton per meter cube और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये होता है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फोर्स या वेट, सॉरी वेट पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम किस तरह लिखते हैं, हम इसको हमने ये मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक उसमें भी पढ़ा हुआ है, क्या नाम है इसका, हाइड्रोलिक्स में ना। तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ होती है कि अगर आपको जैसे पता है कि हम ना यूनिट वेट को जो है ना, यूनिट वेट को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रो नहीं, गैमा से, सॉरी। तो गैमा को हम रोजी भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो आपका क्या कहते हैं गैमा है ना, दैट इज़ एक्चुअली डब्ल्यू बाय वॉल्यूम।
वेट पर यूनिट वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो बल्क यूनिट वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट जो है वो यही सिंपल फार्मूला है। जैसे हमने वहाँ पे बल्क डेंसिटी पढ़ी थी, हमने कहा था कि ये जो डेंसिटी वाली चीज़ ही है, तो इसी तरीके से जो बल्क यूनिट वेट है वो भी सेम है, बल्क यूनिट वेट या मॉइस्ट यूनिट वेट। इसी तरीके से हमने कहा था कि यार बल्क यूनिट वेट नहीं सॉरी बल्क डेंसिटी और आपकी जो मॉइस्ट डेंसिटी है वो सेम है एज डेंसिटी, मतलब जो नॉर्मल डेंसिटी होती है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है कि बल्क यूनिट वेट और मॉइस्ट यूनिट वेट जो है वो सेम चीज़ है, विच इज़ गैमा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई वी। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि ड्राई यूनिट वेट आपका क्या है बेसिकली, ये तो देखो ना काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं अगर आप गौर करें इसमें, ठीक है, कि ऊपर की जो चीज़ थी डेंसिटी वो सिमिलर है, मतलब आप एक को याद कर लो आपको दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। अब आप मुझे बात बताएं वहाँ पे ड्राई डेंसिटी क्या चीज़ थी। ड्राई डेंसिटी में हमने ये चीज़ नोट की थी कि पहले उसमें क्या था, हमने कहा था कि पहले वो मैस बाय वॉल्यूम होगा, दूसरे में वो एम एस डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा, तीसरे में वो एम एस डिवाइडेड बाई वी एस हो जाएगा। तो इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि इसमें पहला इसने लिखा हुआ है सिंपल गैमा केप का डब्ल्यू बाय वी, फिर उसने लिखा है कि ड्राई यूनिट वेट क्या है, ड्राई में हम वाटर माइनस कर लेंगे तो हम कहेंगे कि डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाय वी। फिर हमने तीसरा जो किया है वो तीसरा है इसका यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ द सॉलिड में आपको मैंने पहले भी कहा था, लेकिन हम मैंने आपको कहा था कि पहले आप बल्क डेंसिटी में क्या करते हो, आप पहले उसमें एम एस डिवाइडेड बाई सॉरी बल्क में आप एम एस डिवाइडेड बाई वी करते हो, सिंपल वाला है बल्क डेंसिटी और मास डेंसिटी। और दूसरे में हमने कहा था कि ड्राई डेंसिटी क्या चीज़, हमने कहा था इसमें हम एम एस डिवाइडेड बाई डब्ल्यू सॉरी वी कर लोगे, एम एस डिवाइडेड बाई वी कर लोगे, ठीक है। तीसरे में हमने कहा था कि यार जो तीसरी जो चीज़ होती है ना वो बेसिकली होती है डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, मेरे ख्याल में यही था, लेट मी सी। बिल्कुल, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड था, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड में बेसिकली क्या था, हमने ये डिसाइड किया था कि जो तीसरा था उसमें हम तीनों ले मतलब दोनों ले लेंगे एम एस डिवाइडेड बाई वी एस, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ हुई है कि इसने डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई वी एस किया हुआ है, ठीक है। और ये चीज़ है, फिर इसमें जो डी और ई पार्ट है वो भी सिमिलर है डेंसिटी के साथ। इसने पहले सेचुरेटेड यूनिट वेट लिए, सेचुरेटेड में आपने डब्ल्यू सेचुरेटेड डिवाइडेड बाई वी करना है और उसके बाद आपने सबमर्ज लेना है। द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इस, अच्छा यूनिट वेट अगर आप याद करें कि एक तो हमारे पास जो है ना वो यूनिट वेट, मतलब हमें पता है कि यार एक तो गैमा होती है ना, तो गैमा आपकी ये चीज़ भी होती है। अब आप कहोगे कि यार यूनिट वेट कैसे है, यूनिट वेट ऐसे है जब आप 1000 डालोगे डेंसिटी ऑफ वाटर को और आप जी से मल्टीप्लाई करोगे उसको, तो आपके पास यूनिट वेट आ जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका वही यूनिट है जो गैमा का है, सिर्फ फ़र्क ये कि आपने इसमें क्या किया कि बेसिकली आपने वाटर का गैमा निकाला हुआ, क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली ना गैमा ऑफ वाटर पता है तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। अब बात ये आती है कि सेचुरेटेड यूनिट वेट क्या चीज़ है। वो मैंने जैसे आपको कहा था कि यार आप एग्जांपल इस तरह लो, आप कहो कि यार ये तो एक सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है। अब इस सॉइल पार्टिकल के अंदर ये वाटर लेवल है एक, ठीक है, और ये वाटर लेवल पे ये सारा वो है। पहले में हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये सारा का सारा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा उसके मुताबिक, ये हो जाएगा उसका डब्ल्यू सेचुरेटेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब दूसरे केस में जो है ना वो कौन सा था, सबमर्ज सॉलिड, ठीक है। सबमर्ज सॉलिड में बल्कि ये तो सेचुरेटेड है तो हम इसको ऐसे टी लिख दें ताकि फ़र्क पता चले। दूसरे में हमने कहा था सॉलिड का है, तो वो हम क्या करेंगे डब्ल्यू एस जो आपका सबमर्ज पार्ट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, ये इसने क्या किया हुआ है, ये इसने वही काम किया जो मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है, इसने वही काम किया। तो जो मैंने कहा था ना कि वो आप उस तरह डिलीवरी, लेकिन खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझ आ सकता है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, यूनिट वेट का पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कुछ और टर्म्स है इतना जो, अच्छा अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड ऑफ द सॉइल सॉलिड्स क्या चीज़ है, कैपिटल जी। ये बहुत ज़्यादा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल है। इट इज़ एक्चुअली द
मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ. It is the ratio of the weight of a given volume of the solids at a given temperature 27 centigrade to the weight of an equal volume of the distilled water at that temperature, both weights being taken in air. In other words, it is the ratio of the unit weight of the soil solids to that of the water. ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया कैपिटल जी. कैपिटल जी इज इक्वल्स टू gamma of water divided by gamma नहीं सॉरी gamma of that substance divided by gamma of water. ठीक, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो उसको वाटर के साथ, तो gamma of that substance divided by gamma of that water. ठीक है, the ratio of the unit weight of the given soil mass is to that water is called, एक वही बात है. ठीक है, जो मैंने आपको अभी बोला कि it is the comparison between water. The ratio of the unit weight of the given soil mass to that of the water is called the parent or the mass or the bulk specific gravity. So, तो ऊपर की चीज़ तो हमें पता चल गई थी कि क्या थी. Specific weight of the solid, it is the ratio of the weight of a given volume of the solid at a given temperature 27 centigrade to the weight of the equal volume of the distilled water at that temperature, both weights being taken in air. In other words, it is the ratio of the unit weight of the soil solids to that of the water. Mathematically क्या होता है बेसिकली कि आपका जो सब्सटेंस है उसका डिवाइडेड बाय जो है ना गैमा ऑफ वाटर. तो ये बेसिकली आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है ऑफ सॉलिड. सॉलिड, अच्छा इसमें लिखा हुआ है कि ऑफ सॉलिड सॉलिड, तो इसमें आप सब्सटेंस की जगह सॉलिड लिखेंगे. इसमें जो सब्सटेंस होगा उसका कंपैरिजन वाटर के साथ किया जाता है. द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ द गिवन सॉइल मास टू दैट ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द पेरेंट मास, इज कॉल्ड द पेरेंट और मास और बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी. ठीक है, तो ये मतलब कि आपका जो गैमा है, ठीक है, द रेशियो of the unit weight of the given soil mass to that of the water to that of the soil mass to that of the water is called the parent or mass or bulk specific gravity. ठीक है, तो the ratio of the unit weight of the given soil mass to that of the water is called the parent bulk specific gravity और mass bulk specific gravity, जिसको जीएम कहते हैं. वाइड रेशियो क्या? इट इज़ द रेशियो ऑफ द, ये बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है, कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स. इसका मतलब ये हो गया कि आपका वाइड रेशियो क्या चीज़ है, वो इस दोनों के अक्सर ये इसमें ना कन्फ्यूजन होती है पोरोसिटी और वॉइड्स और वाइड रेशियो में. ठीक है, तो मैंने ये बड़ा कर दी. क्या चीज़ है आपका void ratio is the ratio of the total volume of the voids, ठीक है, to the volume of the soil solid. इसका मतलब ये कि आपका वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स जो है ये आपका ई है या वॉइड रेशो है. ठीक है, अब पोरोसिटी क्या चीज़ है? पोरोसिटी इज़ द रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वही चीज़, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल मास. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ई है वो है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, लेकिन पोरोसिटी है वो टोटल वॉल्यूम के साथ है. तो पोरोसिटी को हम मेजर करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं सॉरी एन के साथ. एन इज इक्वल्स टू वही चीज़ वी वी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास. ठीक है, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि जो आपका वाइड रेशियो है पोरोसिटी है, इसमें क्या फ़र्क है बेसिकली कि जो वाइड रेशियो है वो आपका है वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड्स. ठीक है, और पोरोसिटी है आपको वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास. ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि वाइड रेशियो और पोरोसिटी में क्या फ़र्क है. कि बेसिकली वाइड रेशियो में आप
सिर्फ जो सॉइल सॉलिड है उसको ये विद रिस्पेक्ट लेते हो, लेकिन जो पोरोसिटी है उसमें टोटल वॉल्यूम लेते हो। और बाकी दोनों में जो डिनोमिनेटर है ना, न्यूमिनेटर, वो सेम है। तो न्यूमिनेटर उसमें क्या है, पोरोसिटी में भी वी है और वाइड रेशो में भी वी है। पहला आपका वो आता है वाइड रेशो। तो आप याद रखोगे कि जैसे हमने पहले याद किया था कि पहले जो है ना कम से लेकर ज़्यादा चीज़ें में आती है। तो पहले वाइड रेशो है, हमने पहले क्या करना है, पहले हमने खाली वी डिवाइडेड बाई वी एस करना है। फिर उसके बाद हम पोरोसिटी पे आएंगे, वी डिवाइडेड बाय द होल वी। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि पोरोसिटी जो है नहीं सॉरी, वाइड रेशियो जो ई से रिप्रेजेंट होता है, ये आप हमेशा याद रखो कि ये विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड्स हम लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, दोनों में यही चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। ठीक है, या ये क्या हो गया आपका, ये आ गया आपका ई। ठीक है, यह आ गया आपका ई। फिर उसके बाद आपका है एन, जो कि है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या चीज़ है, पोरोसिटी है वी वॉल्यूम ऑफ द वॉइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन बन गया। उसके बाद है डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मास। इसका क्या चीज़ है, ये बेसिकली है वॉल्यूम ऑफ द वाटर सॉरी, हाँ इसमें क्या, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स इन इट। ठीक है, तो इसका सिंपल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मास, मतलब कि एक जो सॉइल पार्टिकल है वो कितना सेचुरेटेड है। तो ज़ाहिरी बात है आप इसमें वाटर की प्रेजेंस तो लोगे। तो ये क्या है, एस इज इक्वल्स टू कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, कि मतलब सेचुरेशन कितनी है वॉइड्स के अंदर। तो इसमें इसलिए उसने रिप्रेजेंटेशन उसने रिलेशन लिया है वर्ड्स के साथ, वॉल्यूम ऑफ द वाटर का रिलेशन लिया है वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स। तो अगर मैं इसको फिर से आपको बताऊं, तो पहले हमने क्या पढ़ा था, वॉइड रेशियो इज इक्वल्स टू, वॉइड रेशियो क्या है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। हमने सिंपल बात की थी कि वॉइड रेशियो में आप जो है ना, पहले तो ई से रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके अलावा उसमें आप सॉलिड का रेफरेंस लेते हो। फिर आ गया पोरोसिटी। पोरोसिटी में आप एग्जैक्टली वही चीज़ लिखोगे कि एन इज इक्वल्स टू वी, जो आपका है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैस आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपकी दो चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आता है कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल मास, वो किस चीज़ की इक्वल है, वो जैसे मैंने आपको कहा है कि वो आप बेसिकली सेचुरेशन देखना चाहते हो कि वर्ड्स में कितनी सेचुरेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल मास। ठीक है, मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, पहले आपने क्या किया है, पहले बेसिकली आपने कंपैरिजन, पहले आपने वाइड रेशो देखे। वाइड रेशो आप रिप्रेजेंट करते हो ई के साथ। तो वाइड रेशो इज इक्वल्स टू, इट इज़ द रेशो ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड। ठीक है, मतलब जो सॉलिड पार्ट है सॉइल का उसके साथ। उसके बाद आप पोरोसिटी पे आइए, पोरोसिटी का आप रिप्रेजेंट करते हो एन के साथ। तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, वही की वही चीज़ डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैस। उसके बाद आप आते हो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मैस। उसका क्या है, उसका है बेसिकली कि आपका वाटर कितना सेचुरेटेड है। ठीक है, सॉइल मैस में। ठीक है, मतलब वॉइड्स में। तो उस वॉइड्स में सेचुरेशन देखना है, तो वो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये। अब इसमें क्या लिखा है कि मैथमेटिकली आपकी जो
सेचुरेशन ऑफ द सॉइल मास है वो डिनोट होती है एस के साथ। एस इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया कि वी डब्ल्यू जो आपका है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। उसके बाद नीचे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर अ फुली सेचुरेटेड सॉइल मास वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी वी। ठीक है, ज़ाहिरी बात है, मतलब आपके जो वॉइड्स होते हैं वो फिल हो जाते हैं वाटर के साथ। तो फुली सेचुरेशन में आपका क्या होता है, क्या क्या कंडीशन होती है, वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी वी। ठीक है, एंड हेंस एच एंड हेंस एस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि फुली सेचुरेशन में आपका जो एस होगा ना, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मैस है, वो आपका बेसिकली क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी आता है एमसीक्यूज़ में। ठीक है, उसमें आपका होता है एस इज इक्वल्स टू 1। द सबमर्ज सॉइल्स आर फुली सेचुरेटेड सॉइल। ये भी याद रखो कि जो सबमर्ज सॉइल होता है वो फुली सेचुरेटेड सॉइल होता है। फॉर अ परफेक्टली ड्राई सॉइल वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड हेंस एस इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सिंपल बात है, आप इसलिए मैं कहता हूँ फार्मूला याद किया करो, सारा उसी पे हो जाता है। एस आपका स्मॉल एस आपका क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मास, वो है वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी वी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी ड्राई सॉइल हो तो आपका वी डब्ल्यू ही ज़ीरो होगा, आपके पास उसमें वाइल हो, उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कुछ होगा ही नहीं। तो इससे आप क्या हो गया, अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपका जो एस है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या है कि फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। तो उसके साथ फिर क्या हो जाता है कि आपका जो क्या कहते हैं स्मॉल एस है वो भी ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट है आपका परसेंटेज एयर वॉइड्स। वो क्या चीज़ है, परसेंटेज एयर वॉइड्स जो है ना, वो बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के लिए आप याद कर लो। एज द नेम सजेस्ट इट्स अ परसेंटेज ऑफ द एयर। ठीक है, तो यू टेक द परसेंटेज ऑफ, यू टेक द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, वी ए डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास इनटू 100 आप परसेंटेज में लिख लोगे। एयर कंटेंट ये मेरे ख्याल में ये कहीं आया हुआ है मेरे ख्याल में। ठीक है, और इसमें ये जो चीज़ है ना, ये फार्मूला मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो एयर कंटेंट क्या चीज़ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, as the as to the volume of the voids। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको कंपैरिजन आना चाहिए। ठीक है, let me just tell you it, tell this thing to you once again। what is the percentage of air void, it is actually the volume of the air divided by v into 100। you actually tell it in terms of, इसको हम लिखते हैं in a की सूरत में। ठीक है, इसको हम हमेशा लिखते हैं परसेंटेज में। ठीक है, एयर कॉन्टैक्ट क्या चीज़ है, एयर कॉन्टेंट सॉरी, एयर कॉन्टेंट इज एक्चुअली द, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, तो आपका वी ए हो गया डिवाइडेड बाय वी वी हो गया। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ आती है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें में ये भी हो सकता है कि वो इन टर्म्स आपको वाटर में दे दे। तो वाटर में इसने क्या किया बेसिकली कि नॉर्मली तो हमने कहा था कि अक्सर ना वो ये मतलब वॉल्यूम, मतलब हम एयर को एज्यूम करते हैं कि इसकी हर चीज़ ही मतलब नेग्लिजिबल है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका एमसीक्यू आ गया तो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट, राइट। सो व्हाट इज़ दिस एक्चुअली हैपनिंग, कि ये कह रहा है क्या आपका कि एयर कंटेंट आपका क्या चीज़ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स वी वी। मैथमेटिकली आपका क्या है कि आपका एयर कंटेंट क्या चीज़ है, इट इज़ एक्चुअली वी ए डिवाइडेड बाय वी वी। ठीक है, और दिस इज़ एक्चुअली दिस थिंग। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया है मैथमेटिकली, ये भी चीज़ इसने कुछ किया हुआ है, ये आपका क्या चीज़ है, आईडी है, हाँ। ये बहुत ज़्यादा आता है, डिग्री इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी ये बहुत ज़्यादा आता है। यू शुड बी वेरी मच केयरफुल व्हाइल रीडिंग दिस थिंग, एंड यू शुड बी जस्ट कीपिंग इन माइंड दैट you are just sitting in that examination, you are giving a paper in this,
क्योंकि this one is really really important. Okay, it's very very important. So now before moving on to this one, we should be just completing this air content. तो पहले हमने पढ़ा था परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या चीज़ थी, हमने कहा था कि ए सी जो सॉरी एन ए जो है दैट इज़ इक्वल्स टू वी ए डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फिर उसके बाद हमने कहा कि एयर कांटेक्ट क्या चीज़ है। एयर कांटेक्ट आप वर्ड्स के साथ कंपैरिजन में लाते हो तो वी ए जो एयर कांटेक्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सी से। तो इस ए सी इज इक्वल्स टू वी ए जो आपका एयर है, एयर के वॉइड्स हैं डिवाइडेड बाय वी वी द टोटल वॉइड्स, ठीक है, टू द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका ए सी हो जाएगा वी वी डिवाइडेड बाई वी वी, या वी ए डिवाइडेड बाई वी वी, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है कि सिंस आपको पता है कि जो आपका वी ए है वो है वी वी माइनस वी डब्ल्यू, ज़ाहिर बात है, क्योंकि ये कह रहा है कि आपके जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स जो है आपका, ठीक है, जो कि वी ए के हमने रिप्रेजेंट किया, वो आपका क्या है, वो आपका बेसिकली है आपका वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स माइनस वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम माइनस आपका वाटर, मतलब जाहिर बात है आप जब ये वी ए प्लस वी डब्ल्यू करोगे आपके पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स आ जाएगा। मैं यहाँ पे साफ करके लिख देता हूँ, वी वी प्लस आप जब वी डब्ल्यू करोगे, ठीक है, सॉरी ये वी ए है, ठीक है, वी ए प्लस वी डब्ल्यू करोगे आपके पास वी वी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर आप उसको इन टर्म्स उसमें लिखना चाहो ना तो आप इस तरह भी लिख सकते हो कि देयर फोर, अब ये जो है इस सी जो है एयर कंटेंट, वो हमने बताया था आपको कि आप बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द एयर वॉइड्स लेते हो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है। तो अब वी ए जो है उसको हम रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, कि हमें पता है कि जो वी डब्ल्यू है उसको आप जब ऐड करोगे वी ए के साथ तो आपके पास टोटल वॉइड्स आ जाएंगे, वो टोटल वॉल्यूम वॉइड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब वी ए क्या चीज़ है, आप इस तरह करोगे बेसिकली कि अगर यहाँ पे अगर हमें वी ए निकालना है तो हम क्या करेंगे कि हम वी वी से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो आपका ए एन बन जाएगा, सॉरी ए सी बन जाएगा आपका वी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका वी वी माइनस वी डब्ल्यू। समझ आ गई ना आपको, जैसे अगर आप वी ए को अगर आप यहाँ पे लेना चाहो आप वी वी माइनस वी डब्ल्यू ले लोगे ना, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये चीज़ हो गई, अब इसको हम डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, वी वी, ठीक है। अब वी वी, अब ए सी क्या रह गया आपका वी वी डिवाइडेड बाई वी वी माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी, ठीक है। तो आपका ए सी क्या रह गया, ए सी आपका रह गया 1 - वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी वी, आपका ये चीज़ बन गया। और अगर आपको पता हो कि पीछे आपने पढ़ा था कि वी डब्ल्यू बाई वी वी क्या चीज़ है, अगर ये बता दे मैं आपको मान जाऊंगा। ये आपका बेसिकली है सेचुरेशन ऑफ वाटर है मेरे ख्याल में, ये सेचुर क्या नाम था उसका, जो सबर करे, ये क्या चीज़ है, जो हमने अभी की है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपका बेसिकली बताऊँ क्या चीज़ है, ये आपका है डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, आपका एस है, ठीक है। तो आप इस तरह इसको फाइंड करोगे। अब जो लास्ट है इसमें वो है बेसिकली डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली है डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या चीज़ है, ठीक है, ठीक है। इसको डेंसिटी इंडेक्स भी कहते हैं, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल मास भी कहते हैं, आईडी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आईडी के साथ, ठीक है। आईडी मतलब यू कैन जस्ट टेक इट लाइक ये तुम्हें सॉइल के बारे में बता रहा है, यू जस्ट टेक इट एज आईडी of a person like that, okay। So अब इसकी definition क्या है कि it is the ratio of the difference between the soil
no, sorry, it is the ratio of the difference between the void's ratio of the soil in its lowest state E max and its natural void ratio E to the difference between the void's ratio in the lowest E max and the densest state E minimum. इसका मतलब ये है कि डेंसेस्ट स्टेट में इसका ई मिनिमम है क्योंकि आपका void रेशियो मिनिमम है, ठीक है। तो ये इसकी जो फॉर्मूला है वो बेसिकली मैं आपको क्लियर करके बता दूं कि आई डी, एक सेकेंड इसको मैं फिर से लिख देता हूँ कि जो आपका आई डी है ना, वो क्या चीज़ है, वो है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो आपका क्या है, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ये आपका हो गया आई डी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। अब अगर हम शॉर्ट रिवीजन करना चाहें, ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन एक देनी है ऊपर से लेकर नीचे तक कि हमें एक बार शॉर्ट पता चल जाए क्या चीज़ है। पहले हमने पढ़ा था टर्म डेंसिटी, उन सबको छोड़ा, ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं वाइड रेशियो से, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वाइड रेशियो आपका रिप्रेजेंट होता है ई के साथ। वाइड रेशियो इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। याद रखना वाइड रेशियो में आप ये याद रखो कि आप सॉलिड के साथ कंपैरिजन ले रहे हो, ठीक है। वाइड रेशियो है, आप क्या कहते हैं, सॉलिड के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। पोरोसिटी हम कहेंगे यार दिस इज लाइक होल थिंग, ठीक है, एंड वॉइड रेशियो स्पेसिफिक सॉलिड थिंग, इस तरह कुछ एज्यूम कर लो, ठीक है, कुछ सोच लो। जैसे वॉइड रेशियो है, it is the ratio between volume of the voids divided by the volume of the solid. Porosity is the ratio between volume of the voids divided by total volume of the soil mass, ठीक है। क्या है, void ratio E है, small e, it is equals to volume of the voids divided by volume of the solid. Porosity of the soil mass क्या है, small n, is equals to volume of the voids divided by the total volume. अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो S, वो क्या चीज़ है, वो डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल में क्या चीज़ है, वो है बेसिकली आपका वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ठीक है। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका ये होता है कि आपका जो सॉइल मैस है वो कितना सेचुरेटेड है, तो आप उसके कंपैरिजन, एक तो वाटर वाली बात आ गई, दूसरा आप उसकी कंपैरिजन करते हो कितना वो उसमें भरा हुआ है, उसके पोर्स भरे हुए हैं, सेचुरेशन हो रही है। तो हम कहेंगे डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो स्मॉल एस है उसकी हम, अब मैं आपको लिख के देता हूँ ये, ठीक है। पहले हमने पढ़ा है वॉइड रेशियो का विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल ई, वो क्या चीज़ है, इट इज़ इक्वल्स टू, मैंने कहा था कि वो सॉलिड्स का कंपेरिजन है, तो वी वी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा है पोरोसिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एन, तो स्मॉल एन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वो आपका होगा वी वी, जो मैंने वही आपको बोला था कि ऊपर वाला ऑलमोस्ट सेम ही होगा, सिर्फ नीचे में फ़र्क होगा इसका, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैस। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमने पढ़ा है अभी अभी सॉइल, सॉरी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मैस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल के साथ, स्मॉल एस के साथ। अब उसका क्या चीज़ है, वो हमने कहा था कि ये कितना सेचुरेटेड है पोर्स इसके, तो हम कहेंगे कि यार ये तो वी वी के सॉरी वी डब्ल्यू के बारे में बात हुई क्योंकि सेचुरेशन की बात हो रही है। फिर हम कहेंगे वो तो वॉल्यूम ऑफ वाइड्स की बात हो रही है, तो वी वी लिख दो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाइड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स, ठीक है। फिर हमने ये कहा है कि सेचुरेशन जो है अगर 100% हो, ठीक है, फुली कवर्ड हो और सेचुरेशन, तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है एस की वो 1 हो सकती है। और अगर आपके वाटर बिल्कुल हो नहीं, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर, सॉरी, ये जो वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर बिल्कुल हो ना पोर्स में, तो हम कहेंगे कि यार अगर ये ज़ीरो हो तो हम कहेंगे ओवरऑल एस जो है डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मास भी ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी है वो हमने बेसिकली उसके बाद जो हमने पढ़ा है, थर्ड हो गया फोर्थ पार्ट, परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। ये क्या चीज़ है,
परसेंटेज ऑफ द एयर वर्ड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए के साथ। ठीक है, अब एन ए क्या चीज़ है? परसेंटेज ऑफ द एयर वर्ड्स इज इक्वल्स टू, हम लेंगे वी ए, क्योंकि हम ये परसेंटेज ले रहे हैं ओवरऑल में, तो वी ए डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा क्या? आपका हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मैस इनटू 100। इसको आप बेसिकली 100 में लेते हो। फिर उसके बाद है ए सी। ठीक है, एयर एयर कंटेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एयर कंटेंट क्या चीज़ है? एयर कंटेंट इज एक्चुअली द कंटेंट, ठीक है, ऑफ एयर, ठीक है, इन द टोटल वॉल्यूम। तो ये बेसिकली वॉल्यूम, हाँ देखिए ना, एयर कंटेंट आपका वॉइड्स के अंदर आ रहा है कि आपका एयर कंटेंट कितना है। ठीक है, तो वो आप क्या करोगे कि आप उसमें लिखोगे कि वी ए आपका वॉल्यूम ऑफ द एयर डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा वी वी। ठीक है, इसको आप अगर दूसरे टर्म में लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। वो मैंने आपको दिखा भी दिया था कि उसको आप कैसे मतलब लेकर जाओगे। आप उसको ऐसे लेकर जाओगे कि आपको पता है कि आपका जो है वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ द एयर इज इक्वल्स टू द टोटल वॉल्यूम वी वी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यार अगर हम वी ए को लेना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वी ए इज इक्वल्स टू वी वी माइनस वी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वी वी माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय आपका वी वी हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। इसको अगर आप आगे लिखना चाहो तो वो आप ये भी लिख सकते हो कि वी वी डिवाइडेड बाय वी वी माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी वी। तो ये कट जाएगा, ये वन रह जाएगा, वन माइनस वी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय वी वी रह जाएगा आपका। तो ये आपका पास आ गया वो। अब हम नीचे आते हैं, नीचे क्या चीज़ लिखी हुई है? नीचे ये चीज़ लिखी हुई है कि डिग्री इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या चीज़ है। हमने कहा है कि यार ये तीनों जो है ना, ये काफ़ी मुश्किल, हम इसको आईडी के नाम से याद करते हैं, ये आईडी से रिप्रेजेंट होते हैं। मतलब इट टेल्स यू अबाउट क्या कहते हैं, सॉइल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें आप सिंपल बात है, आप याद रखो कि अक्सर ना नीचे हमारा ई मैक्स माइनस ई मिनिमम होता है। ठीक है, चीज़ों में, तो ये आप याद कर रहे हो कि ई मैक्स बाय ई ई मैक्स माइनस ई मिनिमम है। ऊपर आप सोचोगे क्या लिखना है, ऊपर आप कहोगे यार ई मैक्स नीचे है तो ऊपर भी ई मैक्स लिख देता हूँ, तो ई मैक्स माइनस आपका यहाँ पे ई हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आई टी। ठीक है, तो डेंसिटी इंडेक्स और रिलेटिव डेंसिटी और डिग्री ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल मास क्या चीज़ है कि इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द सॉइल ऑफ द सॉइल ऑफ द वॉइड्स द रेशियो ऑफ द सॉइल इन इट्स लार्जेस्ट स्केल। जो भी लिखा हुआ है इसमें, काफ़ी ये अजीब सी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, अब नीचे आते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे बेसिकली आपके पास कुछ रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप्स है, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, वो क्या है? वो बेसिकली ये है कि जब आप ई लिख लेते हो कि ई इज इक्वल्स टू वी वी डिवाइडेड बाय वी एस। अब पोरोसिटी आपकी क्या चीज़ है कि एन इज इक्वल्स टू आपका वी वी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसको अगर आप इक्वल करना चाहते हो, आप रिलेशन इसके बीच में फाइंड करना चाहते हो, देन व्हाट शुड यू डू? ठीक है, इसने क्या किया है कि इन लोगों ने, अगर आपने गौर किया हो कि इसने जो भी किया है ना, इसने चुस्त मारी है। यू शुड नॉट बी कंसंट्रेटिंग ऑन दिस। बात एक ही है, काम उसने वही किया है कि उसने ना, मतलब, लेकिन उसने डिवाइडिंग द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय वी कुछ करके उसने, मतलब चीज़, क्योंकि आप जब न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से आप एक चीज़ डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो दोनों से, तो वो कोई फ़र्क नहीं डालता। तो इट मीन्स कि इसने जो किया है वो कोई डेरिवेशन के लिए, सो यू शुड बी जस्ट रिमेम्बरिंग के n डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन है। ठीक है, इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, लेकिन यू शुड बी नोइंग अबाउट इट। कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ना, क्योंकि इसमें अगर आप नोट करें आपको सिर्फ n चाहिए। n क्या चीज़ थी? n है बेसिकली आपकी पोरोसिटी।
ठीक है। एन आपकी हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये पोरोसिटी है, ये वॉइड रेशियो है। एस आपकी डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ वाटर होता है, नहीं डिग्री ऑफ नहीं सॉरी डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मैस होता है मेरे ख्याल में। हाँ, एस आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल मैस है। और जो आपका ए सी है वो एयर कंटेंट है। ठीक है, एयर कंटेंट मैंने कहा था कि वो भी आप विद रिस्पेक्ट टू वर्ड्स ही लेते हो, तो वी ए डिवाइडेड बाई वी वी। ठीक है। और जो परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स है दैट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इवन इफ़ यू जस्ट फॉरगेट दैट इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, यू शुड बी रिमेम्बरिंग इट। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बात यहाँ पे बोली है कि एन इज़ एक्चुअली, तो ये आपकी जस्ट आप ये देखिए रिलेशनशिप में यू जस्ट नीड टू हैव एन, बाकी तो चीज़ पुट करना इजी है। यू जस्ट रिमेंबर दिस कि अगर रिलेशनशिप बिटवीन वाइब्रेशन पोरोसिटी हो तो एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनशिप विद पोरोसिटी एंड वाइब्रेशन, ये क्या चीज़ है। हाँ, इसमें ये फ़र्क है कि देखें आप नोट करें, इसमें ना ऊपर में मैंने पहले वो लिया हुआ है। ठीक है, वॉइड रेशियो पोरोसिटी ली हुई है, यहाँ पे इसने पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो ली है। तो इसका मतलब ये है कि आप अपोजिट में याद करो। ठीक है, इफ़ इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो हमने पहले पढ़ा था, तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। अगर इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन के ऊपर हमें अगर याद हो आपको, हमने वाइड रेशियो पहला पढ़ा था। ठीक है, हमने कहा था कि सॉलिड की के साथ कंपैरिजन है इसका। ठीक है, तो वाइड रेशियो पहले याद कर लो कि वाइड रेशियो पहले आ रहा है, तो वाइड रेशियो जो है आपका, अगर वो चीज़ आ जाए आप पहले एन लिखोगे। ठीक है, पोरोसिटी के टर्म्स में लिखोगे। अगर वाइड रेशियो और पोरोसिटी के टर्म के रिलेशनशिप का पूछा जाए, तो आप क्या करोगे कि आप एन डिवाइडेड बाय वन माइनस एन लिख दोगे, ये रिलेशन लिखोगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपसे पूछे कि आप जो है ना पोरोसिटी दूसरा टर्म आ गया है, ठीक है, पहला आ गया है, दूसरा टर्म पहले आ गया है कि पोरोसिटी और आप जो है ना वॉइड रेशियो के बीच में रेफरेंस दे, तो आप इन टर्म्स ऑफ ई रेफरेंस दोगे। ठीक है, वो क्या है, वो है ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। इसकी डेरिवेशन इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए की हुआ है कि लेट्स सपोज यू वांट टू रिवाइज इट, और इट्स नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि तुमसे याद हो रहा है, बट आई थिंक दैट इट्स बेटर टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग बाय हार्ट। कि मतलब अगर पहले वाइड रेशियो आ रहा है, तो यू जस्ट नो दैट पहले आपका वाइड रेशियो ही आएगा। तो अगर वाइड रेशियो पहले आ गया, दैट्स सो मच सिंपल कि n डिवाइडेड बाय वन माइनस एन हो गया। ठीक है, यू ऑलरेडी रिमेंबर दिस थिंग। इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन क्या, बिटवीन वाइड रेशियो एंड एन। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप कहे कि टेल मी द रिलेशनशिप बिटवीन एन द पोरोसिटी एंड द वाइड रेशियो, तो इसमें आपने वो जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दिया, आप दूसरी चीज़ को पहले लेकर आ रहे हो। आपको याद है ऊपर आपने वो वाइड रेशियो पहले पढ़ा था, आप इधर पोरोसिटी और वाइड रेशियो के बीच में बता रहे हो। तो ये क्या चीज़ है, ये आपका है ई डिवाइडेड बाय वन प्लस ई। ठीक है, ये आपका चीज़ आ गया। अब नीचे हम जब जाएंगे तो नीचे क्या चीज़ है, लेट मी सी। ठीक है, नीचे है इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती है यार, ये इधर लिखी हुई है, खुद सोचो यार, इस तरफ होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वाइड रेशियो, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसका सिंपल है, एक ही लाइन में याद करो। ठीक है, डब्ल्यू जी एस ई। ठीक है, इसको आप डब्ल्यू जी एस ई याद करो, या बल्कि इसी तरीके से याद करो, डब्ल्यू जी एस ई। ठीक है, डब्ल्यू जी एस ई। तो डब्ल्यू जी एस ई क्या चीज़ है, डब्ल्यू जी एस ई, ये आपका हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिलेशनशिप बिटवीन, आप इधर से भी देख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया आपका, स्पेसिफिक नहीं सॉरी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये सही है मैं कह रहा हूँ ना, नहीं, डब्ल्यू क्या चीज़ है, स्मॉल डब्ल्यू, हाँ गलत कह रहा हूँ, बिल्कुल सही आफाक, डब्ल्यू जी, याद रखो गैमा के साथ रिप्रेजेंट होता है स्पेसिफिक वेट।
तो ये मैंने गलत से ये वेट है, नहीं ये वाटर कंटेंट है। स्मॉल डब्ल्यू को आप वाटर कंटेंट हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेवर एवर कंफ्यूज डब्ल्यू, दैट्स द कैपिटल डब्ल्यू, जिसे हम स्पेसिफिक वेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो here we are talking about water content which is the small w, so like WGSE। ठीक है, ये हमने याद किया हुआ है, so you should be writing this के W, look, वेट यार इसको मैंने साफ करके कर लूँ। W, फिर से गलत हो गई, W, WG is equals to SE। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है, इसमें अगर आप ये नोट करें कि ये जो W है ये आपका वाटर कंटेंट हो गया, ये आपका वो हो गया, जी तो बहुत फेमस है यार। ठीक है, ये कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो एक ही बात है, बस यू शुड बी राइटिंग इट एज इट इज, सो लाइक राइट इट लाइक दिस ना, कि तुम्हें याद रहे। ठीक है, तो जस्ट राइट इट लाइक दिस, कैपिटल जी इंटू एस ई। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है एक्चुअली, वेट नाउ, वेट, लेट मी राइट इट अगेन, डब्ल्यू जी, क्या, what's the problem in this, it wasn't like this before, I am worrying it like WG is equals to SE। तो इसका क्या है कि ये जो W है, दिस इज एक्चुअली द वाटर कंटेंट, दिस इज एक्चुअली द स्पेसिफिक वेट। ठीक है, वेट, हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पे डोंट कंफ्यूज दिस थिंग। ठीक है, ये आपका एस आपको डिग्री ऑफ सेचुरेशन और सॉइल मैस, ये आपका हो गया वाइड रेशियो। लेट मी राइट इट अगेन, डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू एस ई, डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू एस ई, ये आपका वाटर कंटेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, जी है, कैपिटल जी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है, ये आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन और सॉइल मास है, और ये वॉइड रेशियो है। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन में आते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स भी इसमें पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप के। ठीक है, सो यू शुड बी रिमेम्बरिंग दिस। ठीक है, lot of relationships, brother, a lot of relationships, no problem, we can go through it। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, अच्छा अब बात आती है आगे, तो हमारे पास जो रिलेशनशिप्स हैं, ये इसमें जो हमने पढ़ लिया था कि एक तो हमारे पास ऊपर वाला था कि WGSE। ठीक है, डब्ल्यू WG इज इक्वल्स टू SE। ठीक है, उसमें जो W है ये वाटर कंटेंट है, जी स्पेसिफिक वेट है। ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ठीक है जी, क्या चीज़ है, स्पेसिफिकेट इसमें है ही नहीं, याद रखो हमेशा, गलती से ये ना कह देना, ये कैपिटल जी हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, याद रखो। हाँ, ठीक है, अब बात आती है आगे, तो आगे चीज़ आपके पास ये है कि, अच्छा फिर से मैं बताता हूँ, ये आपके पास ये आपके पास वाटर कंटेंट है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, या सेचुरेशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये आपके पास वाइड रेशियो है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट जो था आपका, वो आपको याद है वो क्या था, अब मतलब वो छोड़े, बस ये इसमें आखिर में देखिए क्या चीज़ लिखी हुई है, ड्राई यूनिट वेट का जो है वो ये लिखा है कि ड्राई यूनिट वेट इज इक्वल्स टू, क्या चीज़ लिखते हैं, गैमा।
gamma डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा लिंक हो रहा है? आपका ड्राई यूनिट वेट लिंक हो रहा है यूनिट वेट के साथ, बल्क यूनिट, सॉरी बल्क यूनिट वेट के साथ। मैंने आपको कहा था कि बल्क जहाँ पे वर्ड आए ना तो वो सेम ही रहता है, ठीक है, मतलब चाहे वो डेंसिटी में है या वो जिधर है, तो वो जो है ना बेसिकली उसका मतलब सेम ही है। तो आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बल्क यूनिट वेट है, ठीक है, और इसके अलावा वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो आप ड्राई यूनिट वेट, आप ड्राई यूनिट वेट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ड्राई यूनिट वेट आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि गैमा डी इज इक्वल्स टू, ठीक है, गैमा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आपके पास वाटर कंटेंट हो गया, या आपके पास बल्क डेंसिटी हो गई, बल्क यूनिट वेट हो गया, ठीक है। और ये सीन है। अब हम नीचे जाते हैं तो नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई यूनिट वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी, ठीक है। अब ऊपर तो आपके पास शॉर्ट था, ठीक है, आपने सिर्फ ड्राई यूनिट वेट को किसके साथ कंपेयर किया है? ड्राई यूनिट वेट था मेरे ख्याल में और एक क्या था, एक आपका बल्क यूनिट वेट था और एक आपके पास वाटर कंटेंट था। अब पहले केस उसमें ये है, जब आपने ड्राई यूनिट वेट इसमें रिप्रेजेंट किया, दूसरे केस में आपने ज़्यादा में रिप्रेजेंट किया है, मतलब उसमें आप पोरोसिटी डाल दो, उसमें आप वॉइड रेशियो भी डाल दो। तो वो हमने किस तरह रिप्रेजेंट की है? वो रिलेशन हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि गैमा डी इज इक्वल्स टू जी गैमा, जी गैमा डब्ल्यू 1 माइनस एल, ठीक है। जी गैमा डब्ल्यू 1 माइनस एन, ठीक है। इसमें आपको पता है कि जो आपका गैमा डब्ल्यू है वो आपका बेसिकली वो आपका यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और बल्क यूनिट वेट ऑफ वाटर है, और जो आपका वो है, ठीक है, जो कैपिटल जी है वो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये आपका पोरोसिटी है, ये वो है ये ड्राई यूनिट वेट है। इसी तरीके से फिर एक और रिलेशनशिप है, वो है सेचुरेशन के साथ, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन सेचुरेटेड यूनिट वेट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, ठीक है। इसकी रिलेशनशिप हमने कैसे यूज़ की है कि उसके हम आखिर में हम क्या लिख रहे हैं बेसिकली, ये तो बहुत लंबा है, बल्कि एक सेकेंड, ये मैच हो रहे हैं, ठीक है। आप अगर ये नोट करें कि ऊपर जो आपका यूनिट ड्राई वेट था, ठीक है, उसमें क्या आ रहा था आंसर में? उसमें आ रहा था जी आर डब्ल्यू, सॉरी जी गैमा डब्ल्यू। इसमें क्या आ रहा है, जो आपका फिफ्थ है उसमें आ रहा है जी गैमा डब्ल्यू 1 माइनस एन, ठीक है। तो नीचे क्या है? नीचे अगर यहाँ पे आप नोट करें, इधर भी आपके पास ये चीज़ आ रही है। फ़र्क ये है कि इस चीज़ के साथ ना ऐड हो रहा है प्लस एन
गेमा डब्ल्यू। मैं थोड़ा सा फिर से आपको एक डिवाइस करके दे देता हूँ कि पहला जो रिलेशनशिप है ना वो हमारा किस में था। ओके, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, 7 तक ही है ये। ठीक है, पहला जो रिलेशनशिप है वो हमारा है वाइड पोरोसिटी, वो तो सिंपल है। उसमें क्या है कि हमने ये डिसाइड किया था कि पहले वाइड रेशो ऑन प्रो और पोरोसिटी के बीच में, क्योंकि हमने वाइड रेशो पहले पढ़ा था। उसके बाद हम दूसरा पोरोसिटी और वाइड रेशो के बीच में लेते हैं। तो पहला जो है वो आपका है ई और पोरोसिटी के बीच में, एन के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि इसमें आप जो है ना, क्योंकि जो हमने वाइड रेशो पहले लिखा तो ये इन टर्म्स ऑफ एन होगा। ठीक है, तो एन इन टर्म में क्या है, एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन आगा आपका आ गया। फिर दूसरे केस में आपने क्या है कि ये पोरोसिटी और वाइड रेशो के बीच में होगा। और हमने ये कहा है कि क्योंकि यहाँ पे जो है ना दूसरे में ई लिखा हुआ है, तो ये हम बेसिकली एन के टर्म्स में, यानी सॉरी ई के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरे के टर्म में हम लिखते हैं, मतलब पहला जो है ना पहले के टर्म में नहीं लिखते, दूसरे के टर्म में क्या होगा। और वो ये होगा कि बेसिकली आपका ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो इसमें हमारा वो लंबा वाला सीन है जिसमें हम लिखते हैं क्या, सब कुछ। उसमें क्या चीज़ थी बेसिकली, वो अगर आपको याद हो इम्पोर्टेंट वाला, वो क्या है, वो ये है। ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें हमने लेना है डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू एस ई। इसमें आप रिलेशनशिप याद करने की ज़रूरत नहीं है, डब्ल्यू जी इंटू एस ई याद कर लें। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो इसमें क्या चीज़ है, आपका जो ये डब्ल्यू है ये वाटर कंटेंट है, और ये जो है ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी है, और ये आपका सेचुरेशन है, सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल मास, और ये आपका जो है ना क्या कहते हैं, वॉइड रेशो है। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। नीचे हमारा जो हमारा फोर्थ पार्ट है, यहाँ से हमारी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, इसको आपको किस तरीके से याद करना है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें बेसिकली आपका ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट के बीच में है। ठीक है, अभी जो है ना अगर आप नोट करें कि ड्राई यूनिट वेट जो है ना यहाँ पे कितने, ये एक, दो, और मेरे ख्याल में तीसरा भी ड्राई यूनिट वेट पे ही है, नहीं नहीं दो है। ठीक है, दो ड्राई यूनिट वेट है, उसके बाद सेचुरेटेड है, उसके बाद बियॉन्ड है, मतलब ये रिदम से जा रहे हैं। ठीक है, वही रिदम है जो कि हमने ऊपर डेंसिटीज़ के बीच में लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ड्राई यूनिट वेट की बात करें, तो एक तो ड्राई यूनिट वेट होगा इज़ इक्वल्स टू, ये पहला फार्मूला आप याद करोगे कि हम मतलब मैंने आपको कहा था ना कि पहले हम लेते हैं किस चीज़ के बीच में, हमने पहले क्या पढ़ी थी, वाइड रेशो पढ़ी थी। तो पहले हम वाइड रेशो के बीच में लेते हैं और पोरोसिटी का लेते हैं उसके साथ। दूसरे में हम लेते हैं पोरोसिटी और वाइड रेशो के बीच में, मतलब रिसिप्रोकल कर देते हैं। थर्ड में हम लेते हैं स्पेसिफिक, जिस जो हमारा वो बड़ा वाला फार्मूला है वो क्या है कि आपका क्या चीज़ थी उसमें, डब्ल्यू जी इज इक्वल्स टू एस ई। ठीक है, तो इसके बीच में ले लेंगे। फोर्थ में हम जो है ना, हमने कहा कि यहाँ पर हमारा ड्राई वेट वाला सीन चल जाता है। ठीक है, आर यू श्योर, आई थिंक सो, आई एम श्योर, ये देख बिल्कुल सही। फोर्थ में हमारा ड्राई यूनिट वेट वाला सीन चल जाता है। तो ड्राई यूनिट वेट का गेमा डी इज इक्वल्स टू गेमा डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू हो गया। ठीक है, फिफ्थ में हमारा फिर ड्राई यूनिट वेट है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा वाला था। ऑलवेज रिमेंबर, इसमें क्या था, इसमें आपका बेसिकली ड्राई यूनिट वेट ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है। इसको तो यहाँ तक आपको याद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जी गेमा डब्ल्यू 1 - n। ठीक है, फिर उसके बाद है एक तीसरा, नहीं सेकंड लास्ट, जो कि इससे भी बड़ा है, और उसमें क्या किया है कि उसमें इसके साथ फर्दर चीज़ें ऐड की हुई है। ठीक है, इसमें अगर फॉर एग्जांपल हम देख लें तो इसमें आपके पास कौन सी चीज़ें, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी लिंक हो रहा है। ठीक है, आपके पास जो है ना
पोरोसिटी लिंक हो रही है, और बाकी जो है ना आपको याद करना पड़ेगा कि मतलब इसमें जो है ना ई भी ये लिंक हो रहा है। अच्छा, यूनिट वेट भी हो रहा है। यूनिट वेट, ट्राई यूनिट वेट। 6th वाले में क्या है कि आप यही चीज़ फिर लिख लोगे, जी गेमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ना, मतलब ब्रैकेट्स ओपन 1 - n। ठीक है, इसको आप प्लस करोगे किसके साथ? इसको प्लस करो किसके साथ? इसको प्लस करोगे एन, एन गेमा डब्ल्यू के साथ। ठीक है, तो क्या जी गेमा डब्ल्यू 1 - n प्लस एन गेमा डब्ल्यू, ये बेसिकली है। अब फुल लास्ट में जो है वो सेचुरेटेड वाला आता है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास तीन मेरे ख्याल में गेमा उसके हो गए ड्राई यूनिट वेट के, और उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास जो 7 पोर्शन है वो क्या चीज़ है? वो रिलेशनशिप बिटवीन सेचुरेशन वाला सीन है। ठीक है, बियॉन्ड सबमर्ज और बियॉन्ड वाला सीन है। ठीक है, सॉरी सेचुरेशन, मैंने गलती से सेचुरेशन बोल दिया था। ये बेसिकली आपका सबमर्ज्ड का सीन है। तो गैमा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गैमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 + e और जी -1। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद करना है रिलेशनशिप, वो जो मैंने आपको वो एक तो आप सिंपल वाले जो स्टार्ट के हैं जिसमें हाँ हमारे वाइड रेशो, जैसे फर्स्ट वाला है वो वाइड रेशो और पोरोसिटी के बीच में था, वो क्या चीज़ थी? एन, एन डिवाइडेड बाय 1 - n था। ये क्या था? लेट मी सी। ये बिल्कुल सही 1 - n है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका 1 - n है, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड में आपका ये भी इम्पोर्टेंट है कि n और e के बीच में जो पोरोसिटी और e के बीच में, इसको आप इन टर्म्स ऑफ e लिखोगे, e डिवाइडेड बाय 1 + e। उसके बाद क्या है? थर्ड है आपका वो लंबा वाला, उसको आप कैसे लिखोगे? उसमें आप लिखोगे जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जी डब्ल्यू वाला। ठीक है, ये चीज़ जो थी ना ये बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपकी जो है ना चीज़ें जो आ रही है वो यही आ रही है कि एक आपका स्पेसिफिक रेट हो गया है, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया है, एक आपका मॉइस्चर कंटेंट हो गया है, नहीं सॉरी वाटर कंटेंट हो गया है। ठीक है, ये आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी कैपिटल जी, डब्ल्यू आपका वाटर कंटेंट हो गया, ऐसा आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन हो गया, और ई आपका वॉइड रेशियो हो गया। उसके बाद आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है ड्राई यूनिट वेट का। तो 4, 5 और 6 ये आपका यूनिट ड्राई वेट पे है। हाँ, ड्राई यूनिट वेट पे। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट जो है गैमा डी, वो आपका जो है ना पहला वाला सिंपल था, गैमा डिवाइडेड बाय 1 + w। दूसरे में आपका क्या है कि गैमा डी इज इक्वल्स टू, क्या चीज़ थी आपकी वहाँ पे? ये थोड़ा सा लंबा था जिसमें आपका माइनस आ रहा है बीच में। तो ये चीज़ आपको बस बेसिकली पढ़नी है। आगे हम जाते हैं, तो इतना काफ़ी था इसके लिए टाइम। अब हम नीचे जाएंगे तो हमने सेचुरेशन का, हाँ वो सबमर्ज का भी पढ़ लिया था हमने। आगे है डिटर्मिनेशन of properties of soil. The methods of determining those properties of soil which are used in their identification and classification are, ठीक है, यहाँ से गेम स्टार्ट होती है आपकी मेन।
ठीक है, ये लिखा हुआ है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, द मेथड्स द मेथड्स यूज्ड द मेथड्स यूज्ड एक सेकेंड, हाँ, द ठीक है, क्या लिखा हुआ कि the determination of properties of soil, the methods of determining those properties of the soil which are used in the identification and the classification, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल और क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसमें क्या पहला है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। ज़ाहिर बात है, आप जब एक सॉइल सैंपल्स बीच में लेते हो, उसकी जब आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हो सॉइल की, तो किस बेसिस में करते होंगे? वो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, वो आपका वाटर कंटेंट है। ठीक है, और वाटर कंटेंट जो है वो ये है, द वाटर कंटेंट, पहला जो है वो है वाटर कंटेंट। ठीक है, अब वाटर कंटेंट ये हमारा किस तरह मिलता है हमें, इसकी भी फर्दर मेथड्स है, लेकिन मैं आपको पहले एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ। पहला जो है आपका वो है आपका कि डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट। ठीक है, दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, और जो तीसरा है आपका वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द, जो दूसरा है वो क्या था आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये फिर मिस्टेकनली मैंने वही चीज़ वापस लिखी हुई है। ठीक है, कि ये चीज़ लिख दी है। अच्छा, तीसरा जो है वो क्या चीज़ है, वो है आपका बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, और उसके बाद जो है, जो हमारे पास थर्ड, ये थर्ड है या फोर्थ है, ये आपके पास थर्ड है। फोर्थ क्या हुआ गया आपके पास, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास बस ये है। ठीक है, तो बेसिकली कितने हो गए आपके, चार आपके पास हो गए। वो क्लासिफिकेशन, वो जो डिटरमिन करता है सॉइल आपस में डिफर करने का। ठीक है, तो पहले आपके पास कौन सी चीज़ थी? ठीक है, पहले जो चीज़ थी आफाक, वो थी आपके पास, ठीक है, ये पहला है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, दूसरा है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो अगर मैं अपने पास ये लिख दूँ कि पहला क्या है, पहला है आपके पास वाटर कंटेंट। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ द, फर्स्ट है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, दूसरा है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। थर्ड क्या है, थर्ड है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि पार्टिकल्स कैसे डिफर कर रहे हैं सॉइल पार्टिकल्स के आपस में, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और फोर्थ है आपके पास, फोर्थ क्या है आपके पास,
डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। फोर्थ है आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। तो ये आपके हो गए सारे पूरे। अब हम एक एक पढ़ते हैं कि ये क्या क्या है। पहले हम स्टार्ट करेंगे वाटर कंटेंट से क्योंकि वो पहला है। ठीक है, ठीक है। फिर से मैं स्टार्ट से आपको पढ़ के बताता हूँ क्या चीज़ है। द मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल विच आर यूज्ड इन देयर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस आर। हमने पांच चीज़ें इसमें पढ़ी है। डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन ऑफ द जो आपका क्या था, एक सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल हो गया। तो आपके पास ये बेसिकली पांच नहीं चार चीज़ें हैं जो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल के उसमें यूज़ होता है। अब पहला जो है डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, क्या चीज़ है। ठीक है, इसका ये है, मतलब ये फुल यहाँ तक है। ठीक है, ये है द वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल में बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग मेथड: ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड और साइक्लोमीटर। ठीक है, तो इसके बेसिकली चार मेथड्स है वाटर कंटेंट के। अब ये याद रखें कि जो ये फोर्थ वाला है इसको पेकनोमीटर कहते हैं। ठीक है, ये साइक्नो, ये मैंने गलत सी कि ये पिकनोमीटर है, ये पेकनोमीटर है। ठीक है, इसको मैंने अभी इसको स्पेल करके चेक किया है। तो इसमें जो बेसिकली है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट के अंदर जो पहला है, ठीक है, उसमें बेसिकली अभी कितने हैं उसके पास, उसमें उसके पास आपके पास चार फर्दर मेथड्स है। एक ओवन ड्राइंग मेथड, एक है सैंड बाथ मेथड, एक है कैल्शियम कार्बाइड मेथड और एक है पिकनोमीटर मेथड। ठीक है, अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपकी क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल के बेसिकली आपके पास चार मेथड है। ठीक है, एक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, दूसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तीसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, नहीं सॉरी, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, और जो थर्ड है ना वो आपका है बेसिकली क्या, कि फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हम अगर देखना चाहें, अच्छा बिल्कुल यही है। ठीक है, आपके पास चार है बेसिकली। कौन से हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ऐसा ही है। और फोर्थ है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। अब ये जो पहला है वाटर कंटेंट, इसमें आपके फर्दर वाटर कंटेंट के फाइंड करने के चार मेथड हैं। एक है ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है, और एक है सैंड बाथ मेथड, और एक है आपका कैल्शियम कार्बाइन मेथड, और फोर्थ है आपका पिकनोमीटर। ठीक है, इसमें याद रखो पिकनोमीटर। ये आपको हो गया फर्स्ट, आपको क्या हो गया, सॉरी, आपका फर्स्ट है ओवन ड्राइंग मेथड, सेकंड है सैंड बाथ मेथड, थर्ड है आपका कैल्शियम कार्बाइड मेथड, फोर्थ है आपका पिकनोमीटर मेथड। ठीक है, फर्स्ट क्या था आपका, फर्स्ट है आपका ओवन ड्राइंग मेथड, सेकंड है सैंड बाथ मेथड, थर्ड है कैल्शियम कार्बाइन मेथड, फोर है आपका साइक्लोमीटर, पिकनोमीटर, पिकनोमीटर मेथड।
अब हम पहला पढ़ते हैं ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट का पहला मेथड क्या है? पहला है ओवन ड्राइंग मेथड। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द वाटर कंटेंट। According to this method, water content is calculated from the following equation. वो क्या है आपका? वो है आपका बेसिकली, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वाटर कंटेंट फाइंड करने के। तो ये है आपका M2 W, स्मॉल w हमने कहा था कि ये वाटर कंटेंट को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, डिनोट करने के लिए। M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय M3 माइनस M1 इंटू 100%, ठीक है। इसमें जो आपका M1 है, ठीक है, ठीक है, ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपका M1 है इसमें, वो आपका है मास ऑफ द कंटेनर विद लिड। फिर उसका M2 है वो आपका वेट का है, ठीक है। ये आपका वेट का है, ये आपका ड्राई का है, और ये आपका कंटेनर का है, ठीक है। मतलब इसमें आपके पास जो है ना, M2 में आपके पास वाटर और साथ में कंटेनर लिड है, और इसमें आपका क्या है बेसिकली कि जो M3 है बेसिकली, ठीक है। M2 में आपके पास क्या था? उसमें आपके पास वेट है, ठीक है, और M3 में आपके पास ड्राई है। इसका मैंने ये मतलब शॉर्टकट निकाला हुआ है कि जो M1 है वो तो खाली कंटेनर का हो गया, ठीक है, कंटेनर विद लिड, ठीक है, मतलब वही कंटेनर इस कपाट ही समझो, ठीक है। दूसरा जो है M2, उसमें आप बेसिकली मॉइस्चर को साथ ले रहे हो, पानी को साथ ले रहे हो। तो दिस इज एक्चुअली द वर्ड कंटेनर प्लस वाटर, ठीक है। और जो आपका तीसरा है जी, वो आपका है ड्राई का बेसिकली, जिसमें आप वाटर कंटेंट साथ में नहीं ले रहे। फिर आता है सैंड बाथ मेथड। दिस इज अ फील्ड मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग रफ वैल्यू ऑफ द वाटर कंटेंट वेयर द फैसिलिटी ऑफ एन ओवर मेथड इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट मेथड है, जो प्रेफर किया जाता है, वो हमारे पास है ओवन ड्राइंग मेथड, फर्स्ट वन। लेकिन अगर वो आपके पास नहीं अवेलेबल तो आप लेस एक्यूरेट मेथड यूज़ कर सकते हो, है जो कि है वाटर का कंटेंट फाइंड करने के लिए सैंड बाथ मेथड, ठीक है। और फिर उसके बाद जो तीसरा है वो आपके पास है कैल्शियम कार्बाइन मेथड। वो क्या है? दिस मेथड स्पेशली सूटेड व्हेन where water content is to be quickly determined for the purpose of the proper field control, such as in the compaction of the embankment. अब अगर आपकी compaction of the embankment हो, तो आप कैल्शियम कार्बाइन मेथड यूज़ करोगे वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये क्विकली डिटरमिन होता है, ठीक है। आपकी जहाँ पे क्विक आपको ज़रूरत हो वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल फाइंड करने के लिए, टेस्टिंग के लिए, आप वहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड यूज़ करते हो टू फाइंड द क्विक रिजल्ट। उसके बाद है पिक्रोमीटर मेथड। पिक्रोमीटर मेथड क्या चीज़ है? कि दिस मेथड इज़ ऑल्सो अ क्विक मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द वाटर कंटेंट ऑफ दो सॉइल whose specific gravity is accurately known. This method is suitable for coarse grained soil only. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा, कैल्शियम कार्बाइड भी फास्ट मेथड है वाटर कंटेंट फाइंड करने का, और पिक्नोमीटर भी आपका फास्ट मेथड है वाटर कंटेंट फाइंड करने का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? एक तो पिक्नोमीटर जो कोर्स ग्रेड सॉइल के लिए ओनली यूज़ होता है, ठीक है, सुटेबल फॉर, ठीक है, मोर सुटेबल फॉर, मतलब यूज़ नहीं होता, हो सकता है, लेकिन मोर सुटेबल फॉर किसके लिए यूज़ होता है? मोर सुटेबल फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल। और दूसरी बात ये कि पिक्नोमीटर में जहाँ पे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल नोन होना, ठीक है, सॉइल का, वहाँ पे हम पिक्नोमीटर ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब मैं फिर से आपको रिवाइज करके देता हूँ। आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट के आपके पास 4 मेथड है। मोस्ट एक्यूरेट आपके पास ओवन ड्राइंग मेथड है। ओवन ड्राइंग मेथड में आप क्या करते हो कि दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द वाटर कंटेंट। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वाटर कंटेंट इज फाउंड बाय इधर आप M2 माइनस M3, और इधर आप M3 माइनस M1, और ये आपका हो गया इंटू 100%। तो ये बेसिकली फार्मूला आप यूज़ करते हो। इसमें आप ये याद रखो, पहले आपका सिर्फ कंटेनर है, दूसरे में आपका वेट है, और तीसरे में आपका ड्राई है।
तो आप ये पता लगाते हो कि फर्स्ट में आपका कंटेनर सिर्फ कंटेनर है, दूसरे में आपका M2 में आपका कंटेनर प्लस वेट है, मतलब मॉइस्चर वाटर आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या चीज़ है, तीसरा M3 जो है वो है आपके पास ड्राई का, जिसमें आपका कंटेनर और ड्राई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा मेथड है वो है सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड क्या चीज़ है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, दिस इज़ नॉट, जहाँ पे आपके पास फील्ड में फैसिलिटी ओवन ड्राइव मेथड की ना अवेलेबल है, वहाँ पे आप सैंड बाथ मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। फिर आता है कैल्शियम कार्बाइन मेथड, जहाँ पे आपके पास फास्ट रिजल्ट्स आपको चाहिए, तो वहाँ पे आप कैल्शियम कार्बाइन यूज़ करते हैं, कैल्शियम कार्बाइन कार्बाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपको इसकी स्पेसिफाइड ये है कि यहाँ पे जहाँ पे स्पेशली आपकी कंपेक्शन ऑफ एम्बार्कमेंट, ठीक है, एम्बैकमेंट सॉरी, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बाइड क्या चीज़ है कि कैल्शियम कार्बाइड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको फील्ड में जल्दी आपको वाटर कंटेंट चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ एम्बैकमेंट, ठीक है। और जो फोर्थ है ये पिकनोमीटर जो है, ये भी क्विक के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आपको जल्दी वाटर कंटेंट चाहिए सॉइल का। फ़र्क ये है कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो स्पेशली मतलब जो एम्बैकमेंट के लिए, और इसके अलावा जो पिकनोमीटर है उसका और इसका ये फ़र्क है कि पिकनोमीटर में स्पेशली जब आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास हो, ठीक है, सॉइल की, तो तब ये ज़्यादा मतलब यूज़ होता है। दिस इज़ ऑल्सो मेथड, देखिए नहीं ना, इज़ ऑल्सो क्विक मेथड of those whose specific gravity is accurately known, मतलब ये accurately पता होनी चाहिए, उसके बाद आप प्रेफर करते हो कि आप पिक्नोमीटर आप यूज़ कर लो। और एक और चीज़ ये है कि जो पिक्नोमीटर है वो सिर्फ कोर्स ग्रेन के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है, कोर्स ग्रेन ये स्पेसिफाइड है इसकी जो वो है ज़्यादा प्रेफरेंस, ठीक है। वो ये ज़्यादा प्रेफर होता है कोर्स ग्रेन सॉइल की वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल। The specific gravity of the soil may be determined either by the density bottle method or by picnometer method, ठीक है। The density bottle method is the most accurate and is most and suitable for all types of the soil. The picnometer is used only for coarse grained soils. According to this method, the specific gravity G of the soil is given by this. अब ये बात आती है कि आप डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल कैसे करोगे, ठीक है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल में बी डिटर्मिन्ड ईदर बाय द डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है, और बाय पिक्नोमीटर मेथड, ठीक है। तो पिक्नोमीटर मेथड यूज़ करोगे आप, डेंसिटी बॉटल मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। एंड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। द पिक्नोमीटर इज यूज्ड ओनली फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द स्पेसिफिक ग्रेविटी जी ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय दिस। इसका मतलब ये कि डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी में भी आपका पिक्नोमीटर यूज़ किए हो रहा है, प्रोवाइडेड क्यों, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ कुछ लिंक होगा पिक्नोमीटर का, जहाँ पे आपका वो कह रहा है कि वेयर द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ नोन, ठीक है। आपका वाटर कंटेंट में जो आपका फोर्थ पोर्शन था जिसमें आप पिक्नोमीटर यूज़ करते हैं टू फाइंड वाटर कंटेंट, तो ये याद रखें कि वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए भी पिक्नोमीटर यूज़ हो रहा है और आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी यूज़ हो रहा है, प्रोवाइडेड कि आपकी कोर्स ग्रेन सॉइल हो। अब डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल में वो डिटर्मिन इधर बाय टू मेथड्स हैं। एक है आपका डेंसिटी DBM, ठीक है, डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है। आपका DBM है, ठीक है। आपका DBM से यूज़ होता है क्या, डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है। तो आपका DBM से भी हो सकते हैं और आपको सिक्नोमीटर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखो अगर सेक्नोमीटर यूज़ कर रहे हो आप मेथड,
उस केस में आपका ये आपको ये याद होना चाहिए कि आपका कोर्स ग्रेन सॉइल होना चाहिए, ज़्यादा प्रेफर है, सूटेबल है सिग्नोमीटर कोर्स ग्रेन सॉइल की ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करने के लिए। अच्छा, हाँ ओनली, मतलब ये ओनली इसके लिए यूज़ होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दी है, ऊपर तो स्पेसिफाइड नहीं था, सूटेबल वाली बात थी उधर, ठीक है। द डेंसिटी बॉटल मेथड, अच्छा, इज मोस्ट एक्यूरेट, अच्छा ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी में हमने क्या करना है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड, एक है डीबीएम, ठीक है, ये क्या चीज़ है, डीबीएम ये आपका डेंसिटी बॉटल मेथड है, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है, सिक्नोमीटर। अब जो सिक्नोमीटर है अगर वो आप यूज़ करोगे टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये याद रखो कि आपका जो सॉइल है वो होना चाहिए कोर्स ग्रेन सॉइल, लेकिन अगर आप डीबीएम यूज़ करोगे इसमें आपके ऑल टाइप्स ऑफ द सॉइल आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं फिर आप ये फार्मूला डालते हो, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जिसमें आप स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करते हो, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 और m4 माइनस m3, ठीक है। इसमें आप ये इसमें जो है ना आप ये यूज़ करते हो, क्या है, m2 माइनस m1, ऊपर नीचे वही है, ठीक है। तो इधर भी आप लिख लेंगे, प्लस बीच में आ रहा है, ठीक है, m2 माइनस m1, ठीक है, प्लस m4 माइनस m3, ठीक है। मैं फिर से आपको बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉइल में आपके चार मेथड यूज़ होते हैं, कौन से, एक होता है डिटर्मिनेशन ऑफ द वाटर कंटेंट, दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, तीसरा है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ द नहीं पार्टिकल, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेट मी सी, हाँ, डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर जो है ना जो लास्ट है आपका वो है डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा है वो, पहला तो हमने पढ़ लिया कि वाटर कंटेंट है। अब वाटर कंटेंट को हम कैसे करते हैं कि वाटर कंटेंट में हम जो है ना चार मेथड बेसिकली यूज़ करते हैं। एक मेथड, फर्स्ट मेथड है सबसे एक्यूरेट है, वो है ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा है सैंड बाथ मेथड, ठीक है। थर्ड है आपका थर्ड कौन सा था, थर्ड था आपका कैल्शियम कार्बाइन मेथड, ठीक है। और जो फोर्थ है वो आपका है इस पिकोनोमीटर मेथड, ठीक है। फिर आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेल, जो मैंने अभी पढ़ा है। वो आप किस तरह करोगे कि वो उसके दो बेसिकली मेथड हैं, हो सकते हैं डीबीएम मेथड, डीबीएम स्टैंड्स फॉर डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है, डेंसिटी बॉटल मेथड। और डेंसिटी बॉटल मेथड में आप कौन सा कोई भी सॉइल मतलब टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब एनी स्पेसिमेन कैन बी ब्रॉट टू इट, इवन एवरी टाइप ऑफ सॉइल सैंपल कैन बी ब्रॉट टू इट। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेकनोमीटर यूज़ करते हो टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो उसमें यू शुड बी कीपिंग इन माइंड, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सेकनोमीटर इज़ यूज्ड फॉर ओनली कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है। फिर इसका फार्मूला जो है वो ये है कि कैपिटल, जाहिर बात हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं सॉइल की, तो कैपिटल जी इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m2 माइनस m1 प्लस m4 माइनस m3, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, थर्ड है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये है कि इधर जो है ना, ठीक है,
ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है हम ये बाद में बल्कि ये हम पढ़ लेते हैं। इसमें ये लिखा है कि द यूनिफॉर्मली कोएफिशिएंट is a measure of the particle size range and is given by the ratio of the d60 to d10। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आता रहता है कि यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट क्या चीज़ है? इट इज़ द मेजर ऑफ द पार्टिकल साइज range and is given by the ratio of the d60 to d10 sizes. The uniformity coefficient for the uniformly graded is nearly unity. The soil is said to be well graded and the uniformity coefficient is more than 10। फिर उसके बाद जो है वो हमने पढ़ना है ये डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। The percentage of various size of particles in a given dry soil sample is found by the mechanical analysis, which is performed in two stages: sieve analysis and sedimentation analysis। ये दो किस्म के एनालिसिस होते हैं जिसमें आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सॉइल साइज पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। अब हम पहले से स्टार्ट करें सिव एनालिसिस से। The sieve analysis is done if all particles don't pass through the square opening of the 75 micron. The sieving is performed by arranging the various sizes ones over other in the order of their mesh openings. The largest aperture the largest aperture sieve being kept at the top and the smallest aperture size at the bottom। क्योंकि जब वो जाता है तो ऊपर से वो कम होता जाता है, फिर वो डिफरेंट साइजेस पे डिफरेंट सीव पे रिटेन हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सीव साइज अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड, ये ज़रूरी नहीं है, ये दफ़ा करो। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड द साइज आर डिजाइनेटेड बाय द साइज ऑफ द अपर्चर, ये भी सही है, हमारा भी ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल इन अ 2 millimeter sieve each hole in a square with its sides in 2 millimeter sieve each hole in a square with its sides side 2 millimeter। It may be noted that sieving is not practically for grain size smaller than about 75 micron, ठीक है। इसका मतलब ये है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में आपने पहली चीज़ पढ़नी है सीव एनालिसिस, फिर उसके बाद है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, ठीक है। अब जो सीव एनालिसिस है उसमें वो किसके लिए किया जाता है? इज डन फॉर इफ ऑल पार्टिकल्स डोंट पास थ्रू द साइज ऑफ दिस, ठीक है। 0 पॉइंट इसका क्या है बेसिकली, इसका है 0.075 मिलीमीटर, मतलब कि 75 माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है? माइक्रोन, ठीक है, वो होता है 10 पावर माइनस थ्री, ठीक है। तो according to the Indian standard size, the sieves are designated by the size of the aperture in millimeter. For example, in a 2 millimeter sieve, each hole in a square with its side. This it may be noted that the sieving is not practical for the grain size smaller than about 75 micron। अब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर लेता हूँ। ये सीव एनालिसिस के बेसिकली उसका जो लिमिटेशन है वो है कि इफ़ द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉइल इज़ लेस देन if the soil particle grain size is less than 75 माइक्रोन, ठीक है, या फिर हम अगर माइक्रोन को चेंज करना चाहते हैं मिलीमीटर में, तो ये क्या चीज़ है बेसिकली 0.075 millimeter। If the particle size of the soil grain is less than 0.075 millimeter,
then the sieve analysis cannot be done on it. ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि इसको एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जाते हैं। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ वेरियस साइजेस ऑफ द पार्टिकल्स in a given dry soil sample is found by the mechanical analysis, which is performed in two stages. This is the sieve analysis and sedimentation analysis. The sieve analysis is done if all the particles don't pass through the square opening of the 75 micron. The sieving is performed by arranging the various sieves one over another in the order of their mesh opening. The largest aperture size being kept at the top and the smallest aperture size at the bottom. The smallest sieve size according to the Indian standard is 45 micron. According to the Indian standard, the sieves are designated by the size of the aperture in millimeters. For example, in a 20 millimeter sieve, each hole in a square with its side to 2 millimeter. It may be noted that the sieving is not practical for the grain size smaller than about 75 micron. मतलब sieve analysis 75 micron के नीचे वाले में नहीं हो सकता। वो हम नीचे जाते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। द सेडिमेंटेशन एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ is used to determine this grain size distribution of those soil whose grain size is finer than 75 micron. इसका मतलब ये है कि आपकी जो लिमिटेशन आ जाती है वहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपकी जो लिमिटेशन है सिव एनालिसिस की वो है 75 माइक्रोन और 0.75 मिलीमीटर ग्रेन साइज। मतलब इसके स्मॉलर अगर सॉइल पार्टिकल्स है उसकी सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी उसकी जो है ना जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हम सिव एनालिसिस के थ्रू नहीं कर सकते। तो जो स्मॉलर साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स होंगे देन दिस साइज, तो उसके लिए हम फिर सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज़ करेंगे। इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है कि जो कि सॉइल पार्टिकल्स आपके 0.075 मिलीमीटर से लेस हो उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज़ करते हैं। द सेडिमेंटेशन एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ, मतलब इट इज़ बेस्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर आ रहा होता है। अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस किस पे वो हुआ है, वो स्टोक्स लॉ पे वो है। ठीक है, और स्टोक्स लॉ की डिफिनीशन हमारी यहाँ पे कहीं लिखी भी होगी जो स्टेरिक के साथ है, तो मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। हाँ, ये लिखा हुआ है, according to the Stokes law, the velocity at which the grain settle out of suspension, all the other factors bring equal, is dependent upon the shape, weight and size of the grain. ठीक है, तो बेसिकली स्टोक्स लॉ क्या कहता है सॉइल के रिलेटेड, वो ये कहता है कि जो आपकी सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है दैट इज एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन वर्ड, इट इज डिपेंडेंट अपॉन साइज, द शेप साइज एंड द वेट ऑफ द सॉइल पार्टिकल। ठीक है, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये आपका स्टोक्स लॉ कहता है, और ये कहाँ पे स्टोक्स लॉ यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है सबके सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। ठीक है, अच्छा नीचे हमारा क्या लिखा है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस ये कहता है कि द सेडिमेंटेशन एनालिसिस व्हिच इज बेस्ड ऑन द स्टोक्स लॉ इज यूज्ड टू डिटरमिन द ग्रेन साइज distribution of those soils whose grain size is finer than this is, again I am saying that this is very 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 important। ठीक है, is used to determine the particle size distribution of the grain size finer than 75 micron। ठीक है, और 0.075 millimeter। The sedimentation analysis is done either with the help of the hydrometer or the pipette। The analysis is based on the assumptions that that the A soil particles are spherical। ठीक है, soil particles are spherical, particles settled independent of the other particles, the neighboring particles don't have any effect on its velocity of settlement, and C क्या है कि walls of the jar in which the suspension is kept also don't affect the settlement। ठीक है,
अब मैं बताता हूँ इसको, ठीक है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस पहले तो वो यूज़ हो रहा है लेस देन, जहाँ पे साइज़, जहाँ पे आपका सीव एनालिसिस रुक जाता है वहाँ पे आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि अगर आपका साइज़, सॉइल साइज़ पार्टिकल आपका जो है वो आपका 0.075 से लेस हो, तो आप वहाँ पे सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हो, ठीक है। अब इसमें ये बात आती है, ये थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। इस एक तो ये यूज़ होता है, किससे होता है, ये हाइड्रोमीटर से होता है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। एक होता है या फिर होता है पिपेट से। तो पहली बात के जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, ठीक है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस वो होता है फॉर सॉइल ग्रेन्स for soil grain size less than 0.075 मिलीमीटर। उसके बाद दूसरा ये कि वो किस तरह होता है, वो या तो पिपेट की तरह होता है, पिपेट को यूज़ करके होता है, या फिर वो यूज़ होता है हाइड्रोमीटर को यूज़ करके, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है 0.075 मिलीमीटर के जो ग्रेन्स हैं उससे, इससे कम हो सॉइल पार्टिकल्स, तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस मतलब स्मॉल फाइनर पार्टिकल्स के लिए हम करते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के लिए। उसके बाद हम उसमें जो है ना दोनों, ये या तो हम यूज़ करते हैं पिपेट या हम यूज़ करते हैं हाइड्रोमीटर। अब जो तीसरी बात है वो ये आती है कि उसमें कुछ लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन आता है रिगार्डिंग द सॉइल शेप, सॉइल जो पार्टिकल शेप है उसके रिगार्डिंग आता है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ में भी अगर आप नोट करें कि उसमें भी आपकी सस्पेंशन और साइज़ की बातें हो रही थी, तो यहाँ पे भी इसकी लिमिटेशंस में ये चीज़ें आ रही हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। पहला ये कहता है कि द सॉइल पार्टिकल्स शुड बी स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। दूसरा ये कहता है, दूसरा और तीसरा जो है ये सस्पेंशन और सेटलमेंट के सॉइल पार्टिकल्स के बारे में कह रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि जो सॉइल पार्टिकल्स है वो इंडिपेंडेंट हो फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम नेबरिंग हो, उसका कोई अफेक्ट ना हो उस पर, ठीक है। डोंट हैव एनी अफेक्ट वेलोसिटी ऑफ सेटलमेंट में कोई अफेक्ट ना हो, ठीक है। मतलब कि एक सॉइल सॉइल पार्टिकल ग्रेन जो है वो दूसरे सॉइल पार्टिकल ग्रेन किसी भी तरीके से उसको फ़र्क में ना डाले, ना उसकी वेलोसिटी में फ़र्क डाले, ना उसके सेटलमेंट वगैरह में या किसी और चीज़ में। और तीसरा ये है कि इसकी जो है ना, तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि वॉल्स ऑफ द जार इन विच द सस्पेंशन इज केप्ट ऑल्सो डोंट अफेक्ट द सेटलमेंट। तीसरा ये कह रहे हैं कि जिस कंटेनर में आपका, या जिस जार में आपका सॉइल सैंपल है, वो जार जो है ना वो अफेक्ट ना करे उसकी सेटलमेंट को या सॉइल पार्टिकल को किसी भी तरीके से। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं जो कि लिमिटेशंस हैं, और ये आपको याद रखनी है सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। पहले हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था कि यार जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए यूज़ होता है। फिर हमने कहा था कि यार पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दो मेथड है। एक है हमारे पास सीफ एनालिसिस। सीव एनालिसिस में ये होता है कि 0.075 मिलीमीटर से जो सॉइल ग्रेन पार्टिकल है वो बड़ा होना चाहिए ताकि आप उस पर सीव एनालिसिस करें। ऊपर से आपके जो सीव होते हैं वो बड़े होते हैं, नीचे आपके छोटे होते जाते हैं, और वो फिर उसके अंदर फंसते जाते हैं और आपके डिफरेंट सीव पे डिफरेंट सॉइल पार्टिकल्स रह जाते हैं। दूसरा जो है ना वो केस आपका आ रहा है उसके साथ ये सेडिमेंटेशन एनालिसिस पे। सेडिमेंटेशन एनालिसिस बेसिकली है एक स्टोक्स लॉ के बेस पे। ये स्टोक्स लॉ के भी क्या है सेडिमेंटेशन एनालिसिस, स्टोक्स लॉ, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि स्टोक्स लॉ क्या कहता है। स्टोक्स लॉ सॉइल में कहता है कि जो जो आपकी वो है ना, ठीक है, जो आपकी सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स है ना, वो बेसिकली जो है ना
वो डिपेंडेंट है सॉइल के पार्टिकल साइज पे, उसके शेप पे और उसके वेट पे। ठीक है, ये बेसिकली चीज़ है। और फिर हमने पढ़ा कि एक तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस स्टोक्स लॉ के बेस पे है। फिर हमने कहा कि जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस है उसके लिए हम दो चीज़ें पे हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस कर सकते हैं, या तो पिपेट पे या फिर हम कर सकते हैं किस पे, ये हाइड्रोमीटर पे सब। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर पे भी कर सकते हैं और हम पिपेट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आते हैं कि सेडिमेंटेशन हम कब करेंगे। जब आपका सी एनालिसिस फेल हो जाएगा तो हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो है वो बेसिकली आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें सारी। और दूसरी बात जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है वो ये है, क्योंकि ये स्टोक्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसकी जो लिमिटेशंस है वो भी स्टोक्स लॉ के रिलेटेड ही है। ठीक है, पहले तो ये कहता है कि आपका जो सॉइल ग्रेन है वो स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए। दूसरा ये कहता है कि आपकी जो नेबरिंग सॉइल पार्टिकल्स हैं आपस में ईच अदर, ठीक है, वो आपस में अफेक्ट ना डालें, मतलब कि एक सॉइल ग्रेन दूसरी नेबरिंग सॉइल ग्रेन पे अफेक्ट ना डाले किसी भी तरीके से, ना वेलोसिटी में ना किसी और चीज़ में। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जार जो होता है जिसमें आप सॉइल सैंपल रखते हो, ठीक है, मतलब सॉइल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, उस उसमें भी कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो कोई सॉइल पार्टिकल्स की जो है ना उसमें सॉइल ग्रेन्स पार्टिकल्स के बीच में वो फ़र्क ना डाले। ठीक है, मतलब जार के जो जार के साइड्स है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, वॉल्स ऑफ द जार इन विच द सस्पेंशन इज केप्ट ऑल्सो डोंट अफेक्ट द सेटलमेंट। वही बात, क्योंकि ये बेसिकली सेडिमेंटेशन एनालिसिस है ही इस पे बेस। ठीक है, स्टोक्स लॉ पे है, सस्पेंशन ऑफ पार्टिकल्स पे है। इस पे आप मतलब इसके बेसिस पे आप पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं कि नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखा है कि द सेडिमेंटेशन एनालिसिस गिव्स द पार्टिकल साइज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव diameter. ठीक है, the upper limit of the particle size for the validity of the Stokes law is about 0.2 millimeter, and the lower limit of the particle size is about 0.0002 millimeter. ठीक है, for particle smaller than 0.00002 millimeter effective diameter Stokes law no longer remains valid. इसका मतलब है कि स्टोक्स लॉ की भी लिमिटेशन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। स्टोक्स लॉ की लिमिटेशन है 0.0002 मिलीमीटर आपके सेडिमेंटेशन एनालिसिस में। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके स्टोक्स लॉ वैलिड ही नहीं होती। अगर स्टोक्स लॉ वैलिड नहीं होती तो आपकी जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी वैलिड नहीं होती, क्योंकि वो इट इज़ बेस्ड अपॉन द स्टोक्स लॉ। नीचे क्या लिखा है कि हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ द सेडिमेंटेशन एनालिसिस। ये अब ये जो है ना दोनों मेथड इसमें अलग से एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, एक हमने क्या कहा था कि हाइड्रोमीटर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं, और हमने कहा था पिपेट के थ्रू। तो उसी को आपने पहले उसने जनरली बताया सेडिमेंटेशन एनालिसिस में, फिर उसके बाद उसने डिफरेंट वो जो हमने बयान किया है वो उसने फर्दरली उसको डिफाइन किया कि बेसिकली क्या चीज़ है। अच्छा, मैं फिर से ऊपर वाली चीज़ पढ़ लेता हूँ कि द सेडिमेंटेशन एनालिसिस गिव्स द पार्टिकल साइज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डायमीटर। ठीक है, जो आपका सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो रिजल्ट देता है ना वो आपका पार्टिकल साइज इक्विवेलेंट और इफेक्टिव डायमीटर के इन टर्म्स में देता है। ठीक है, डायमीटर इफेक्टिव, ठीक है, सॉरी इफेक्टिव डाया। ठीक है, इसको आप इफेक्टिव डाया के तौर पे भी याद कर लो। ठीक है, इफेक्टिव डाया के तौर पे देते हैं। द अपर लिमिट ऑफ द पार्टिकल साइज फॉर द वैलिडिटी ऑफ द स्टोक लॉ इज 0.2 millimeter, and the lower limit of the particle size is about 0.000003 times 0.2 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब ये कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस की दो लिमिट्स हैं। ठीक है, अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है। अपर लिमिट जो है वो 0.2 मिलीमीटर है, और लोअर लिमिट है वो है 0.0002 मिलीमीटर। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं तो फॉर द पार्टिकल साइज लेस देन for the particle size less than 0.0002 millimeter effective diameter Stokes law no longer remains valid। ठीक है, मतलब ये वैलिड ऑल्दो आपके पास जो है ना ये इसमें लिखा भी है। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट के बाद तो वो काम ही नहीं करता सस्पेंशन, सॉरी सस्पेंशन सेडिमेंटेशन एनालिसिस।
तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस की जो लिमिट है ना, लोअर लिमिट वो है ये, अपर लिमिट है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि ये स्मॉलर के लिए यूज़ होता है बेसिकली ना। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्ट सेडिमेंटेशन एनालिसिस यूज़ कर लें सी एनालिसिस की तरह की जगह। लेकिन ये जो बेसिकली है ना स्मॉलर के यूज़ होते हैं, तो इसकी लिमिटेशन है कि 0.2 मिलीमीटर से जो पार्टिकल साइज़ है इससे छोटा ही हो, मतलब जो है ना अपर लिमिट ही है, इससे छोटा ही हो। और मोस्ट छोटा क्या है, वो है 0.0002 मिलीमीटर। ठीक है, अब हम ऊपर देखते हैं कि इसमें क्या है, इसमें भी कोई अपर लिमिट देना चाहिए था। अब ये मुझे नहीं कंफर्म कि सी वेनेलिस अपर लिमिट क्या है, लेकिन सेडिमेंटेशन का हमें पता चल गया है। अब हम नीचे जाते हैं, नीचे फिर से मैं एक बार ये पढ़ लेता हूँ आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। द सेडिमेंटेशन एनालिसिस गिव्स द पार्टिकल साइज इक्विवेलेंट और effective diameter. The upper limit of the particle size for the validity of the Stokes law, ठीक है, Stokes law is about 0.2 millimeter, and the lower limit of the particle size is about 0.0002 millimeter. For the particle smaller than 0.000 2 millimeter effective diameter, Stokes' law no longer remains valid. The hydrometer method of sedimentation analysis, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं, the hydrometer method of the sedimentation analysis is used to determine the density of the soil suspension। वही बात, sedimentation analysis है ही suspension पे। ये स्टोक्स लॉ की जो सॉइल वो मैंने बताया आपको ना। The hydrometers are generally calibrated at 27 centigrade. If the temperature of the soil suspension is not 27 centigrade, a correction for the temperature should be applied to the observed hydrometer reading. In addition to the correction, इसको मैं हटा देता हूँ, ग्रीन तंग आ रहा है, ठीक है। The hydrometer method of the sedimentation analysis is used to determine the density of the soil suspension. The hydrometers are generally calibrated at 27 centigrade. If the temperature of the soil suspension is not 27 centigrade, a correction for the temperature should be applied for the to the observed temperature hydrometer reading. Sorry. In addition to the correction for the temperature may be positive or the negative, two more corrections are to be applied to the hydrometer reading. This is the correction for the meniscus, always positive, and the correction for the dispersing agent, always negative. अब बात आती है इसकी कि इसमें जो है ना दो किस्म की चीज़ें ये कह रहा है कि अगर आपका, ठीक है, अच्छा, अब जो आपका 27 सेंटीग्रेड है ना, ये बेसिकली आपका रूम टेम्परेचर है, आरटीपी है, ठीक है। तो अब आरटीपी पे अगर आपका ना हो, तो ये कह रहा है कि हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन में आप क्या करोगे बेसिकली, कि आप एक क्या करोगे, आप उसमें करेक्शन फैक्टर यूज़ करेंगे टेम्परेचर में, क्योंकि एरर के चांसेस होंगे। तो इसलिए आप इसमें टेम्परेचर की जो करेक्शन है वो यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये कह रहा है कि जो दो और किस्म की करेक्शन है, ठीक है, वो जो है ना, in addition to the observed hydrometer reading, नहीं सॉरी, ये क्या लिखा है कि in addition to the correction for the temperature, कि जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, टू मोर करेक्शंस आर टू बी अप्लाई टू द हाइड्रोमीटर रीडिंग। दो किस्म की, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही है उसकी करेक्शन भी, ताकि एक्यूरेट रिजल्ट है। सेडिमेंटेशन एनालिसिस क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल में डील कर रहा है, उसमें आप बेसिकली जो भी उसके अपरेटस है, जैसे अब यहाँ पे फिलहाल हम हाइड्रोमीटर यूज़ करें, इसके बाद हम पेपेट भी यूज़ करेंगे, उसका भी अब मैं बताऊंगा आपको। तो उसमें बेसिकली आप करेक्शन फैक्टर यूज़ करते ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आए, ठीक है। अब जो कह रही है, ये कह रहे हैं कि अब हाइड्रोमीटर रीडिंग में जो दूसरी जो दो जो करेक्शन है टेम्परेचर के अलावा, वो होती है, एक तो होती है आपकी करेक्शन फॉर द मेनिस्कस, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव एरर ही होता है।
दूसरा होता है करेक्शन फॉर द डिस्पर्सिंग एजेंट, जो कि आपकी सस्पेंशन कॉज कर रहा है, ठीक, ऑलवेज नेगेटिव। तो आप इसको ऐसे याद करो कि डिस्पर्सिंग जो एजेंट है वो आपकी सस्पेंड कर रहा है पार्टिकल को, और आप कहो कि यार ये जो है ना ये तो आपका नेगेटिव एरर है, और मिनिस्कस है वो आपका पॉजिटिव हो गया। और टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका उस टाइम टेम्परेचर क्या है। लेकिन अगर 27 सेंटीग्रेड है तो उसमें कोई करेक्शन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आरटीपी पे हो, आपका रूम टेम्परेचर पे हो 27 सेंटीग्रेड पे, आपका सॉइल सैंपल हो हाइड्रोमीटर एनालिसिस में, जो कि सेडिमेंटेशन एनालिसिस का एक पार्ट है, तो उसमें आप बेसिकली क्या करोगे कि उसमें फिर आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है 27 सेंटीग्रेड में। लेकिन अगर 27 सेंटीग्रेड से अप एंड डाउन हो तो उसमें फिर हम पॉजिटिव और नेगेटिव केस करते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, लेकिन ये याद रखो कि इसमें फिर जो भी चीज़ आप यूज़ करोगे तो उसमें आप बेसिकली सेडिमेंटेशन एनालिसिस में आप उसमें करेक्शन फैक्टर डालते हैं ताकि आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में आपका जो प्लस एंड माइनस दोनों हो सकता है, क्योंकि आपका करेक्शन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, आपका नेगेटिव भी हो सकता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऐड और माइनस करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये हम एरर्स में आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और मिनिस्कस जो है, ज़ाहिर बात है जब मिनिस्कस को पढ़ोगे तो दैट एरर कैन बी, मतलब वो जो है ना उसमें भी एरर्स होते हैं आपके। ठीक है, आप रीडिंग में एरर कर सकते हो, या मिनिस्कस को भी कोई शायद आगे कोई और एरर हो, लेकिन मिनिस्कस का भी एरर है रीडिंग का। ठीक है, तो मिनिस्कस का जो एरर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मैंने इस तरह आपको बताया कि आप रीडिंग ले रहे हो, सिंपल बात है। और डिस्पर्सिंग आपने मैंने लेन मतलब टाइप है, लेकिन फिर भी आपको याद हो जाएगा इस तरह। तो डिस्पर्सिंग एजेंट में हमने ये किया कि डिस्पर्सिंग एजेंट क्योंकि वो सस्पेंड कर रहे हैं पार्टिकल्स को, सॉइल ग्रेन्स पार्टिकल को, तो हम कहते हैं यार ये नेगेटिव का होता है। तो नेगेटिव आपका होगा सस्पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंट का, और आपका पॉजिटिव होगा आपका क्या, मिनिस्कस का। ठीक है, इसमें लिखे ऑलवेज नेगेटिव और ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमेशा ये रहते हैं। ठीक है, मैं फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि द हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ द सेडिमेंटेशन एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ द सॉइल सस्पेंशन। The hydrometers are generally calibrated at 27 centigrade. If the hydrometers are generally if the temperature of the soil suspension is not 27 centigrade, a correction for the temperature should be applied. ठीक है, to the observed hydrometer reading. In addition to the correction for the temperature, that may be positive or negative, two more corrections are to be applied to the hydrometer readings. Example क्या है? This is the correction for the meniscus, which is always positive, and correction for the dispersing agent, which is always negative. The pipette method is the standard sedimentation method. अब दूसरा केस pipette method. The pipette method is the standard the pipette method is the standard sedimentation method used in the laboratory. In order to have a proper dispersion of the soil, a dispersing agent is added to the soil. According to the Indian standards, the dispersing solution in the pipette method for the determination of the soil particle consists of 7 grams sodium carbonate, 37 grams sodium hexametaphosphate, and 1 liter distilled water. ठीक है, यहाँ पे हमें बेसिकली पिपेट मेथड का बताया गया है। अब इंडियन स्टैंडर्ड मेरे ख्याल में यही स्टैंडर्ड हमारे पास भी यूज़ होता है। ठीक है, अब पिपेट मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ कि पिपेट मेथड इज़ द स्टैंडर्ड सेडिमेंटेशन मेथड यूज्ड इन द लेबॉर्ट्री, मतलब ये लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है। शायद वो ऊपर वाला भी, ये भी मेरे ख्याल में लेबॉर्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन ये टिपिकल पिपेट तो होता ही लेबॉर्ट्री में होता है। The pipette method is the standard sedimentation method used in the laboratory in order to have proper dispersion of the soil. A dispersing agent is added to the soil. According to the Indian standard, a dispersing agent used in the pipette method for the determination of the soil particle consists of, उसमें क्या होता है बेसिकली 7 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, NaCO3 मेरे ख्याल में ये बनता है। ठीक है, तो 33 ग्राम्स ऑफ सोडियम हेक्सामेट मेटाफॉस्फेट होता है। ठीक है, और 1 लीटर आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है।
अच्छा, तो अब पिपेट मेथड क्या है कि पिपेट मेथड इज द स्टैंडर्ड sedimentation method used in the laboratory in order to have proper dispersion of the soil. A dispersing agent is added to the soil. According to the Indian standard, the dispersing solution used in the pipette method for the determination of the size of the particle consists of the क्या चीज़ है इसमें बेसिकली तीन चार चीज़ें। एक आपका है 7 grams of the sodium carbonate NaCO3, ठीक है। तो जो है ना एक ये चीज़ है, दूसरी क्या है 33 ग्राम्स ऑफ सोडियम एक्सा मेटा फॉस्फेट, ठीक है। तो 33 ग्राम्स ऑफ द अब क्या हो गया सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट और 1 लीटर आपका डिस्टिल्ड वाटर हो गया। फिर हम नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सॉइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो, अच्छा अब मैं एक और बात करता हूँ कि the pipette method is the standard sedimentation method used in the laboratory in order to have a proper dispersion of soil. A dispersing agent is added to the soil. According to the Indian standard, the dispersing solution used in the pipette method for the determination of the soil particles consist of 7 grams of sodium carbonate, 33 grams of sodium metaphosphate, and 1 liter distilled water. A soil sample may be well graded or poor graded or uniformly graded. A soil is said to be well graded when it has a good representation of the particles of the all sizes. A soil is said to be poorly graded if it is in excess of certain particles and deficiency of the other, or if it has most of the particles about the same size, known as the uniformly graded. इसका ये मतलब है, ये आगे आएगा उसमें भी हम पढ़ेंगे इसके बेसिकली। लेकिन इसमें जो चीज़ है ना वो सिर्फ एक ओवरऑल व्यू दे रहा है कि जब आप ये चीज़ कर लेते हो तो आपके पास जो है ना जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो आपके सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बाद होते हैं, वो आपके तीन तीन रिज़ल्ट्स होते हैं। या तो आपका सॉइल जो है वो वेल ग्रेडेड होगा, वेल ग्रेडेड जो है ना वो परफेक्ट होता है, ठीक है। या तो वेल ग्रेडेड होगा या वो होगा पुअरली ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड वो है कि मैं आपको बताता हूँ, सब्र करें, ठीक है। या होगा वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। अभी मैं आपको बताता हूँ। वेल ग्रेडेड वो होते हैं जब आपके पार्टिकल्स जो है ना वो आपस में लिंक्ड हो, इंटरलिंक्ड हो, इंटरलॉक्ड हो। आपके पास स्मॉलर पार्टिकल्स भी हो, आपके पास मतलब आपके पास स्मॉलर ग्रेन सॉइल्स भी हैं, आपके पास कोर्सर ग्रेन सॉइल्स भी हैं, फाइनर भी हैं, कोर्सर भी हैं। आपका वेल ग्रेडेड हो गया, मतलब वो आपस में ना वेल ग्रेडेड है, मतलब ग्रेडेड वेल ग्रेडेड है, ठीक है। तो वो उसके लिए ये है। अच्छा, अगर आपका जो सॉइल सैंपल है ना वो पूर डिग्रेडेड हो, उसका ये मतलब है कि उसमें एक थोड़ा सा ज़्यादा एक कम है, इस तरह सीन है। अगर ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो उसका ये मतलब है कि एक ही पार्टिकल साइज जो है वो मुसलसल सैंपल में है, ठीक है। तो ये जो है ना ये आपके पास रिजल्ट इस फॉर्म में होते हैं। अब इसमें जो थी ना एक चीज़ ऊपर हमारी लिखी हुई थी वो हम अब पढ़ते हैं, अब इसके साथ उसका लिंक आ रहा है। मेरे ख्याल में वो नीचे का ही है। हाँ, ये स्टार, स्टार है इसमें कोई, ये नहीं है स्टेरिक, सॉरी। ठीक है, हम ऊपर फिर भी देख लेते हैं कि ऊपर जो चीज़ हमने पढ़ी थी पहले वो अभी पढ़नी चाहिए थी, असल में इंपॉर्टेंट वो अभी है। ठीक है, इसमें लिखा है कि यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट a uniformity coefficient is a measure of the particle size range and is given by the ratio of the d60 to d60 by d60 to d10। इसका क्या है कि यूनिफॉर्मिटी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है वो बेसिकली आपका रेशियो है D60 और D10 के बीच में, ठीक है। द यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड इज नियरली यूनिटी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो है ये चीज़, वो जो आपका यूनिफॉर्मली उसके उसमें तो एक ही साइज़ के होते हैं सारे के सारे, तो उसमें इसकी जो वो है इसकी वैल्यू है वो यूनिटी है, ठीक है। द सॉइल इज़
the soil is said to be well graded soil when the uniformity coefficient is more than 10. देखिए वेल ग्रेडेड का मतलब ये है कि आप कहें कि आप 10 से भी ज़्यादा नंबर दो, ये फुल्ली 100% अप्रूव्ड चीज़ है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो वेल ग्रेडेड सॉइल्स होते हैं, सैंपल थे, जो वेल ग्रेडेड सॉइल सैंपल्स होते हैं उसके जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो मोर देन 10 या 10 होती है। ठीक है, और जो उसकी जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड की होती है वो होती है यूनिटी। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा है मैं फिर से आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साइज सैंपल में भी वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड, ये हम रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट्स जो होते हैं जो सेडिमेंटेशन एनालिसिस के वो होते हैं इसी फॉर्म में, फिर ग्राफ्स बनते हैं। अगर आपको याद हो D60 और D10 के बीच में ना, तो उसमें फिर हम ये कहते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है कि उसमें फिर हम यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट है उसकी भी वैल्यू निकालते हैं, D60/D10 निकालते हैं। ठीक है, और अगर उसकी जो वैल्यू है वो आपकी यूनिटी आ जाए तो हम कहते हैं कि यार ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉइल सॉइल पार्टिकल्स, मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर उसकी जो वैल्यू है वो 10 या 10 से ज़्यादा रही, हम कहते हैं ये वेल ग्रेडेड, ये परफेक्ट है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वेल ग्रेडेड हो, क्योंकि वेल ग्रेडेड में सारे के सारे पार्टिकल्स कोर्सर भी होते हैं, फाइनल भी होते हैं। ठीक है, जितना चाहिए होता है हमें। ठीक है, और जो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होते हैं सॉइल सैंपल्स, वो वाले होते हैं जो आपके पास एक ही साइज़ के बहुत मतलब सारे के सारे हो। और पुअरली ग्रेडेड वो होते हैं जिसमें एक ज़्यादा हो एक कम हो, मतलब आपकी जो है ना, ठीक है, आपकी या तो आपकी कोर्सल पार्टिकल ज़्यादा हैं या आपके जो है ना फाइनल पार्टिकल ज़्यादा है। अब मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। सॉइल सैंपल में भी वेल ग्रेडेड और पुअरली graded or uniformly graded. A soil is said to be well graded when it has a good representation of the particles of all the sizes. A soil is said to be poorly graded if it is an excess of the certain particles. ठीक है, मैंने कहा ना certain particles का जब excess हो, and efficiency of the other, if it has the most of the particles about the same size हो तो uniformly graded है। ठीक है, for coarse grained soil certain particle sizes such as D10, D30 and D60 are important। ये बहुत ही important है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जो है ना इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं जो कि है हमारा D30। ठीक है, D30 ये बेसिकली आपको पता चल जाएगा, जो हम पहले भी पढ़ते थे आपको ये रिकॉल भी हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल सर्टेन पार्टिकल साइजेस सच एज D10, D30 एंड D60 आर इम्पॉर्टेंट। D10 रिप्रेजेंट्स a size in millimeter such that 10% of the particles are finer than this size। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लेट सपोज अगर आपके 100 पार्टिकल्स, 100 मतलब जो है ना, लेट सपोज ये हम मतलब एक लेम वो ले रहे हैं क्योंकि 100 मतलब सॉइल पार्टिकल्स की कोई अमाउंट है। ठीक है, लेट सपोज, तो ये कह रहे हैं कि D10 रिप्रेजेंट्स साइज इन मिलीमीटर सच दैट 10% ऑफ द पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। ठीक है, इसका मतलब ये कि 10% ऑफ ये जो है ना इस अमाउंट, ये क्या आता है आपका 10 आता है। ठीक है, तो 10 जो पार्टिकल्स है ना वो इससे लेस है। ठीक है, D10 से। D10 represents the size in millimeter that 10% of the particles are finer than this size। ठीक है, वो फिर वो ग्राफ में हमें अगर कोई याद हो D10 हम निकालते हैं, फिर हम उसका वो निकालते हैं इस तरह। अब कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा, तो मैं फिर से ये पढ़ के सुना देता हूँ कि फॉर अ कोर्स ग्रेन सॉइल सर्टेन पार्टिकल साइजेस सच एज D10, D30 एंड D60 आर इम्पॉर्टेंट। द डी एक सेकेंड इसका ना, तो उसको क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे ना आपको एक वो दिखा दी है कि बेसिकली ये चीज़ जो है ना, ये आप इस तरह भी कर सकते हो ना, कि ये देखो ना ये चीज़ होती है यूनिफॉर्मिटी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये वाली है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर ये चीज़ है। ये दोनों बेसिकली वो कोफिशिएंट है जो सॉइल क्लासिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, अगर आप ये पार्ट चेक करें, इट इज़ द रीजन एक्सप्रेसिंग द वेरिएशन in grain size of the granular material. It is the quotient obtained by dividing the sieve aperture that passes 60% of the material by the sieve aperture that passes the 10%। ठीक है, समझ आई ना आपको, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बात बताई है कि आपकी अगर 10% हो, D10 हो, तो उसका ये मतलब है कि 10% ऑफ द पार्टिकल पासिस थ्रू दिस। ठीक है, आर फाइनर देन दिस। ठीक है, इस टाइप की कोई बात होती है इसमें। ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी।
अच्छा, इसका फार्मूला ये याद रखो कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की टू है D10 डिवाइडेड बाई D60, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ जो कर्वेचर है वो आगे पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे आप देख लो कि ये लिखा हुआ है D30 स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10, तो यहाँ पे बेसिकली आपका D30 यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये नोट करें कि आपको जो मैंने बात बताई थी कि देखें ना आप, 10 पे आपने ये की है, 30 पे आपने ये किया है, फिर ये जो कर्व्स है ना फिर हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि for coarse grained soil, certain particle sizes such as D10, D30 and D60 are important. The D10 represents a size in millimeter size, then 10% of the particles are finer than this size. Similarly, a soil particles finer than D60 size are 60% of the total mass of the sample. The size D10 is sometimes called the effective size or the effective diameter. This is very very important, ठीक है। ये एक मतलब एक एक्स्ट्रा जो है ना उसको कर दिया है D10 को। क्या बोला है इसने कि D10 इज समटाइम्स कॉल्ड द इफेक्टिव साइज और द इफेक्टिव डायमीटर। अगर आप नोट करें यहाँ पे भी कोई इफेक्टिव वाली बात हो रही थी, इफेक्टिव सॉइल साइजेस, ठीक है। ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, सॉइल इफेक्टिव, हाँ ये चीज़, ये समझ आ गई है ना आपको कि जो D10 है ना उसको कहते हैं अफेक्टिव, अफेक्टिव उसको कहते हैं अफेक्टिव साइज और अफेक्टिव डायामीटर, ठीक है। द साइज D10 इज समटाइम्स कॉल्ड द अफेक्टिव डायमीटर और अफेक्टिव साइज, ठीक है। अच्छा, अब D10 क्या है, नहीं ये पढ़ लिया हमने। अब हम 10th पेज पे आते हैं कि अब हम दूसरा एक बार इसको मैं लास्ट में पढ़ लेता हूँ, फिर हम लास्ट फोर्थ वाला जो मेथड है जो हम यूज़ करते हैं बेसिकली इन द क्लासिफिकेशन एंड द जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है और आपकी जो अपनी क्या कहते हैं, एक सेकंड पर जाता हूँ, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था कि आपकी जो बेसिकली, हाँ, आइडेंटिफिकेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो उसमें हम अभी लास्ट वाला पढ़ते हैं, फोर्थ वाला, जो कि है बेसिकली डिटर्मिनेशन। वो कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस वन, हम लास्ट पैराग्राफ एक और बार पढ़ लेते हैं फॉर क्लैरिटी, ठीक है। फॉर अ कोर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, ठीक है। ये यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस यूजुअली कम्स इनटू द MCQs, right? So what you are going to do, is that you're going to read it once more, ठीक है। For coarse grained soil, certain particle sizes such as D10, D30, D60 are important. The D10 represents a size in millimeter size, then 10% of the particles are finer than this size. Similarly, the soil particles finer than D60 size are 60% of the total mass of the sample. The size D10 is sometimes called the effective size or the effective diameter. For coarse grained soil, फिर से पढ़ता हूँ, certain particle sizes such as D10, D30 and D60 are very important. The D10 represents a size in millimeters such that 10% of the particles are finer than this size. Similarly, the soil particles finer than D60 size are 60% of the total mass of the sample. The size D10 is sometimes called the effective size or the effective diameter. अब हम लास्ट में आते हैं। लास्ट क्या कहता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ठीक है। द टर्म कंसिस्ट, ये लास्ट है। इसके बाद हाँ, ये जो है ना मेरे ख्याल में, as far as I know, let's see, let's go on to this later. First we'll first we'll read this one, ठीक है। Determination of the consistency of the soil. The term consistency denotes the degree of the fineness of the soil. समझ आई consistency क्या चीज़ है? Consistency होती है the fineness of the soil, which may be termed as the soft, firm, stiff or hard. ठीक है। तो बेसिकली आपकी जो the term consistency denotes the degree of the firmness, sorry fineness नहीं है, firmness, ठीक है। मैं बताता हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन करो इसमें गलती या कंफ्यूज ना हो जाओ फिर, ठीक है। ये कह रहे हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, द टर्म कंसिस्टेंसी डिनोट्स द डिग्री ऑफ द फर्मनेस ऑफ द सॉइल विच मे बी टर्म्ड एज द सॉफ्ट, फर्म, स्टिफ और हार्ड, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो फर्मनेस की कि आपका जो सॉइल है वो कितना फर्म है, वो सॉफ्ट है, हार्ड है, स्टिफ है, ठीक है। तो वो बेसिकली बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल क्या बताते हैं आपको, बताता है कि आपका सॉइल जो सैंपल सॉइल पार्टिकल्स है वो कितने फर्म है, क्या वो सॉफ्ट है, क्या वो हार्ड है, क्या वो फर्म है, वो स्टिफ है, ठीक है। सो soft, firm, stiff or hard. The term is mostly used for fine grained soils of which the consistency is related to the large extent to the water कंटेंट। अब इसका ये कह रहे कंसिस्टेंसी जो है ना, हमें पता है कि वो लिंक्ड होता है वाटर कंटेंट के साथ। तो ये कहते हैं कि बेसिकली ये आपके फाइनल जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल पार्टिकल्स, उसका ये बेसिकली उसका ज़्यादा ये फाइन होता है कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल, ठीक है। द टर्म consistency denotes the degree of the firmness of the soil, which may be termed as soft, firm, stiff, or hard. The term is mostly used for the fine-grained soils for which the consistency is related to the large extent to the water content. ठीक है। The fine-grained soil may be mixed with water to form a plastic state which can be molded into any form by pressure. The addition of the water reduces the cohesion, making the soil still easier to mold. ठीक है। Further addition of the water reduces the cohesion until the material no longer retains its shape. इसका ये मतलब है कि ज़ाहिरी बात है जब cohesion क्या होता है, it is actually the bonding between two particles, ठीक है। तो कोहेजन एडिशन का एडहेशन का आपको पता था फ़र्क क्या है ना। तो कोहेजन बेसिकली क्या था कि सिमिलर पार्टिकल्स, मतलब एक ही सॉइल पार्टिकल है, उसकी सॉइल के पार्टिकल पहले भी हमने पढ़ा था कि उसकी आपस में कितनी बॉन्डिंग अच्छी है, स्टिकनेस अच्छी है। तो अगर आप बीच में उसके सॉइल पार्टिकल नहीं सॉरी वाटर पार्टिकल्स डाल दो तो उसकी तो कोहेजन की वैल्यू कम होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि फाइनल पार्टिकल्स की कोहेजन ज़्यादा होती है और कोर्सर की एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि कोहेजन जो होती है ना वो बेसिकली वो जितना करीब होता है आपस में जो सॉइल ग्रेन्स पार्टिकल्स होते हैं उतना ही कोहेजन की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम कहते हैं कि यार अगर इसमें सॉइल वाटर पार्टिकल्स आ गए, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर अगर वाटर पार्टिकल्स आ गए फिर तो वो कोहेजन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और एक हद तक अगर आप डालते रहो पानी फिर तो ख़त्म ही हो जाएगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वाटर रिड्यूसेस अंटिल द मटेरियल नो लॉन्गर रिटेन इट्स शेप एंड, और इसका ये मतलब है कि अगर आपकी जो है ना आपकी कोहेजन की वैल्यू होती है तो वो थोड़ा बहुत रिगेन करता है शेप और साइज़। लेकिन अगर वो कोहेजन की वैल्यू ख़त्म हो जाए तो उसको प्रॉपर उसको मसला होता है रिगेन करने में, उसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाती है बेसिकली आपस में जो बॉन्डिंग की होती है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि द टर्म इज यूज फॉर फाइन ग्रेन सॉइल ऑफ विच द कंसिस्टेंसी इज रिलेटेड टू द लार्ज एक्सटेंट टू वाटर कॉन्टेंट, ठीक है। द फाइन ग्रेन सॉइल may be mixed with water to form a plastic state which can be molded into any form by pressure. The addition of the water reduces the cohesion, making the soil still easier to mold, ठीक है। Further addition of the water reduces the cohesion until the material no longer retains its shape under its own weight but flows as a liquid, ठीक है। जब आपकी वो मुसलसल वो पानी डालते रहे तो वो तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि सॉइल बिहेव एज अ लिक्विड, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द स्वीडिश एग्रीकल्चर एटरबर्ग द सॉइल passes through the four stages or the states of the consistency with the appropriate consistency limits, ठीक है। तो इसने फिर ये जो एटरबर्ग है उसने इसने इस लिहाज से जो है एक्सपेरिमेंट्स किए और उसने तीन चार बल्कि इधर फोर फोर स्टेट्स निकाली हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट, सेमी सॉलिड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। मतलब ये कि ये जो फोर स्टेट होती है उसके उसके जो सॉइल पार्टिकल्स में आप पानी डालते रहो तो वो चेंज होता रहता है। पहले वो सॉलिड होता है, फिर वो सेमी सॉलिड होता है, फिर वो प्लास्टिक स्टेट हो जाता है, फिर वो लिक्विड स्टेट हो जाता है, ठीक है। द एटरबर्ग लिमिट्स विच आर मोस्ट यूजफुल for engineering purposes are liquid limit, plastic limit and shrinkage limits. These limits are expressed as the as percentage water content. ठीक है। The liquid limit is defined as the minimum water content in which the soil is still in the liquid state and just develops the shear strength against flowing, ठीक है। इसका ये मतलब है
कि आपका जो जब आपका soil behave as a liquid, it is called a liquid limit. Plastic limit is defined as the minimum water content which makes the soil to be rolled into 3 millimeter diameter threads. ठीक है, ये हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है कि जब आप इट इज़ द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल व्हेन रोल्ड इनटू 3 मिलीमीटर डायमीटर थ्रेड्स, ठीक है, इट मेक्स द सॉइल टू बी, जब आप सॉइल को जो है ना बेसिकली आप 3 मिलीमीटर थ्रेड्स में आप कर सकते हो, ठीक है, रोल कर सकते हो, तो ये होता है बेसिकली आपका प्लास्टिक लिमिट. द shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that of the liquid limit. ठीक है, the plastic limit is defined as the minimum water content which makes the soil to be rolled into 3 millimeter diameter threads. The shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that in the liquid limit. The shear strength of a soil in the plastic limit is higher than that of the liquid limit, क्योंकि liquid limit में तो आपका वो liquid ही हो जाता है ना, ठीक है, उसको कोहेजन आपस में ख़त्म हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यार लिक्विड लिमिट में तो वो जस्ट इट सॉइल फ्लोज लाइक अ लिक्विड, तो हम कहते हैं कि यार लिक्विड लिमिट में तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो होगी, क्योंकि आपको पता था कि शेयर स्ट्रेंथ तो कोहेजन पे डिपेंड करता है, तो अगर उस फाइनल में तो मेन चीज़ ही कोहेजन है, तो अगर कोहेजन ही ख़त्म हो गई तो इसलिए कहते हैं कि प्लास्टिक लिमिट में जो है ना उसकी सॉइल की जो स्ट्रेंथ होती है ना, शेयर स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होती है लिक्विड लिमिट से, क्योंकि कुछ ना कुछ होती है उसमें. उसके बाद लिक्विड लिमिट कभी ख़त्म हो जाती है. फिर है श्रिंकेज लिमिट. श्रिंकेज लिमिट इज़ डिफाइंड एज द मैक्सिमम water content of a saturated soil at which a reduction it is in its moisture does not cause a decrease in volume of the soil mass. When the water content in soil is reduced beyond the shrinkage limit, the soil will be in a solid state. ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है द श्रिंकेज, लेकिन जो भी है उसको एज इट इज़ रट लो, मतलब समझने की कोशिश करो. द श्रिंकेज लिमिट इज़ डिफाइंड एज ए मैक्सिमम. अच्छा, वहाँ पे जो प्लास्टिक लिमिट है उसमें अगर आपने नोट किया मिनिमम वाटर कंटेंट, जिसमें आप थ्रेड्स बना सको 3 मिलीमीटर डायमीटर वाला सीन, ठीक है. यहाँ पे श्रिंकेज में है मैक्सिमम वाटर कंटेंट, ठीक है, तो ये भी एक की वर्ड है जो आप उधर लिख सकते हो, क्या कहते हैं ये एमसीक्यूज में आप ना डायरेक्ट इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, टिक कर सकते हो. द श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ अ सैचुरेटेड सॉइल एट विच द रिडक्शन इन इट्स मॉइस्चर does not cause a decrease in volume of the soil mass. When the water content in the soil is reduced beyond the shrinkage limit, the soil will be in a solid state. ठीक है. The difference between a liquid limit and a shrinkage limit is called the shrinkage index. The difference between the liquid limit and the plastic limit of a soil is termed as the plasticity index. ठीक है, इसका ये मतलब है कि श्रिंकेज लिमिट को अगर आप एस एल से डिनोट करें और प्लास्टिक लिमिट को अगर आप पी एल से डिनोट करें, लिक्विड लिमिट को आप एल डॉट एल से डिनोट करें, तो ये क्या लिखे हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट इज कॉल्ड द श्रिंकिंग इंडेक्स. तो आपकी जो डिफरेंस है ना लिक्विड लिमिट की माइनस आपकी श्रिंकेज लिमिट की, तो वो होती है आपके पास क्या, श्रिंकेज इंडेक्स. ठीक है, तो the difference between the liquid limit and the plastic limit of the soil is termed as the plasticity index. The difference between the liquid limit and the plastic limit is termed as plasticity index. ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये पेज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पे आप अगर इवन 30 मिनट्स भी बोलते रहो ना तो इट्स कम, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं. तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि आपको पता चल गया श्रिंकेज लिमिट का, आपको इतना बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट है जिसमें आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल, मतलब पानी से भरा हुआ सॉइल, एट विच द रिडक्शन इन इट्स मॉइस्चर डज नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम. जिसमें आप अगर पानी कम भी करो ना तो आपका जो वॉल्यूम है उस वो कम नहीं होता. यार ये तो सिंपल है, ठीक है, आपको समझ आ गई है ना. ये कहते हैं कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसमें आपका वो सेचुरेटेड सॉइल सैंपल जो है ना, वो इवन अगर आप मॉइस्चर में रिडक्शन करो ना वो चेंज इन वॉल्यूम ना करें, तो वो श्रिंकेज लिमिट है आपकी. ठीक है, जितना तक समझ आ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम कंटेंट है, ठीक है, ऑफ वाटर. अब इधर ये क्या कह रहे हैं, ये बेसिकली कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट
and the shrinkage limit is the shrinkage index। ठीक है, एक फार्मूला हम यहाँ आ गया। दूसरा कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये हमें पता था कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो आपका क्या चीज़ है, वो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक, यही चीज़ है। व्हेन द प्लास्टिसिटी लिमिट इज इक्वल टू और द ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ज़ीरो। ये क्या कह रहे हैं कि व्हेन द प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो बेसिकली अगर ग्रेटर और इक्वल हो, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये हमें नहीं था पता। जब प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका इक्वल या फिर ग्रेटर हो लिक्विड लिमिट से, तो हम कहते हैं कि द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज ज़ीरो। प्लास्टिसिटी लिमिट, ठीक है, मैं थोड़ा सा गलत हो गया हूँ यहाँ पे, रुके सबर करें, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। ये कह रहा है कि देखिए ना, आपका लिक्विड लिमिट माने माइनस आपका प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल्स टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ये कह रहे हैं कि अगर आपका प्लास्टिक लिमिट जो है, ठीक है, प्लास्टिक लिमिट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लिक्विड। अच्छा, इसका मतलब माइनस नहीं चल रहा, ठीक है। अगर ये इक्वल हो तो फिर भी तुम अगर नोट करो अगर ये इसके इक्वल हो तो ये आपका लेट्स सपोज लिक्विड माइनस लिक्विड माइनस लिक्विड 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 हो जाएगा, इस तरह ही होगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगी जो भी होगी, ठीक है। तो वो आप लिखोगे तो आंसर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या आएगा, ज़ीरो। ये कह रहे हैं कि अगर इवन अगर ये लिक्विड लिमिट ज़्यादा भी हो ना प्लास्टिक लिमिट से, ठीक है, लेट्स सपोज ये 10 है, ठीक है, लिक्विड लिमिट जो है ना वो 10 है, ठीक है, और प्लास्टिक लिमिट जो है ना वो आपका 12 है, तो आप ये नहीं कहोगे कि यार प्लास्टिक जो इंडेक्स आया है हमारा वो -2 है। आप कहोगे यार प्लास्टिक जो इंडेक्स आया है ना, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो हमारा ज़ीरो ही आया है, मतलब देयर इज नो नेगेटिव टर्म इन इट। ठीक है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट। ठीक है, इक्वल में तो ये ज़ीरो हो जाएगा, हम कहेंगे कि यार ये तो हमें पता है कि यार प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो ज़ीरो ही आ रही है। लेकिन अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपकी नेगेटिव भी है वो भी ज़ीरो की इक्वल ही होती है। ये मतलब नेगेटिव कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसका ये मतलब है सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, कि इफ़ द प्लास्टिसिटी इफ़ द प्लास्टिक लिमिट इज़ इक्वल और greater than liquid limit, we say that the plasticity index is zero। ठीक है, ये सेम। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस द नेचुरल वाटर कंटेंट टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी इंडेक्स और रिलेटिव कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने काफ़ी बार देखा, ये पूरा पेज मैं कह रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला सिंपल है, याद कर लो कि जो आपकी वो है ना ये आई, ठीक है, आई क्या चीज़ है आपकी, आई है बेसिकली आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स नहीं, रिलेटिव कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी इंडेक्स। तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स जो है आपका आई सी, वो किसके इक्वल है, वो डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई पी। अब आपका डब्ल्यू सी क्या है, डब्ल्यू सी है आपका डब्ल्यू एल है, सॉरी यार, ठीक है, ये डब्ल्यू एल है, ठीक है, ये डब्ल्यू एल है। तो ये आपका है, अब इनको क्या खर्च है, ये लिक्विड लिमिट भी लिख सकते थे ना, इन लोगों ने चुस्कियाँ मारी हुई हैं। अब डब्ल्यू एल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि चलो लिख लेते हैं, कोई वजह होगी जो लिखी हुई है। लेकिन अगर इसको ये लिक्विड लिमिट लिख लेते इस तरह ही तो हमें आसानी होती ना, लिक्विड लिमिट माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई पी, ये चीज़ है। क्योंकि यार आप ये चेक कर सकते हैं ना कि द डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड लिमिट, नहीं सॉरी ये है द रेशियो ऑफ द लिक्विड लिमिट माइनस द वाटर कंटेंट जो है डब्ल्यू है टू द प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय आई, या पी आई इसको कर दो यार, ये क्या इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स आई सी। ठीक है, तो ये आई सी जो है अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहो तो ये है एल एल माइनस डब्ल्यू विच इज़ द वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय पी आई विच इज़ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स।
ठीक है, समझ आई ना आपको? इसका मतलब ये कि लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये आपके पास आएगा कंसिस्टेंसी इंडेक्स। ठीक है, और सॉइल विद आईसी इज इक्वल्स टू जीरो एट इट्स लिक्विड लिमिट एंड इफ, अच्छा सॉइल विद आईसी इज इक्वल्स टू जीरो मतलब आपकी अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो हो तो वो जो है ना इज एट्स लिक्विड लिमिट, तो ये आपका सॉइल जो है ये लिक्विड लिमिट में है। एंड इफ IC इज इक्वल्स टू 1 इट इज़ इन द प्लास्टिक लिमिट, मतलब ये है कि अगर IC आपका इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो सॉइल आपका लिक्विड स्टेट में है, और अगर IC इज इक्वल्स टू 1 में है तो आपका सॉइल प्लास्टिक स्टेट में है, प्लास्टिक लिमिट में है सॉरी, ठीक है, लिक्विड स्टेट लिक्विड लिमिट में है और प्लास्टिक लिमिट में है। इफ IC exceeds the unity the soil is in a semi solid state and will be stiff। ठीक है, और अगर सॉइल, इसका क्या मतलब है कि इफ़ IC इज इक्वल्स टू 1 नहीं सॉरी 0, तो आपका जो सॉइल है वो लिक्विड लिमिट में है। ठीक है, और अगर ये कह रहा है कि अगर आपका IC इज इक्वल्स टू 1 है तो आपका जो सॉइल सैंपल है वो बेसिकली आपका प्लास्टिक लिमिट में है। और ये कह रहा है कि अगर आपका जो IC है वो एक्सीड कर जाए यूनिटी को 1 को, ठीक है, तो आपका जो सॉइल सैंपल है वो स्टिफ होगा, और वो क्या होगा, वो सॉलिड सेमी स्टेट होगा, सेमी सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेमी सॉलिड स्टेट होगा।